पूरी दुनिया को पता है राखी सावंत कैसी है। शादी कर लेना तो वो मैं और तू नहीं रह जाता है, वो हम हो जाता है। पब्लिक तमाशा नहीं बनाना था। अब वो मेरे साथ गंदी बात कर चुकी थी एंड मैंने उसको हॉट शॉट्स की प्रीवियस फिल्म में प्रॉपर टॉपलेस देखा हुआ था, एब्सोल्युटली टॉपलेस। मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो ढका हो। मेरी जो दुकान है वो इसी में चल रही है। 22 से 25 मिनट की फिल्म चाहिए होती थी। अमाउंट वो पे करते थे फिल्म्स का, क्योंकि दुनिया को पता है, इसलिए मैं रिवील कर ही देती हूँ। वो पर फिल्म का राजकुंद्रा ने मेरे साथ मॉलेस्टेशन किया है, मुझे यूज़ किया है। पैसे ऐसे की बात बाद में करते हैं। 376 होता है रेप। पॉर्न शूट करते थे एक्चुअली। अच्छा, वो पॉर्न शूट करते, प्रॉपर पॉर्न शूट होता था। पुलिस को पैसे नहीं देते हैं तो मैटर सॉल्व नहीं होगा। मैम केस लगा दो, 1 करोड़ रुपए हम आपको देंगे। जैसे कि पूनम के लोगों ने बना के दिया था, पूनम पांडे, हाँ, शर्लिन को दिया था, अन्वेषी को दिया था। Hello everyone, this is me Nandini Roy. You're watching me only on Bollywood Tikana on our brand new show Autobiography on Tikana. Well, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो काफ़ी ख़ास है। अपने बोल्ड अंदाज के लिए, अपने बिंदास अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं और किसी भी मुद्दे पर वो बढ़ चढ़ कर अपनी बातों को आगे रखती हैं। इन्होंने फिल्मों में शुरुआत करने के बाद इन्होंने वेब सीरीज़ की, तमाम एड फिल्म्स किए, सीरियल्स किए और करते करते इन्होंने अपना एक बड़ा मुकाम बनाया है इंडस्ट्री में। वो बात अलग है कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज में घिर जाती हैं, लेकिन फिर उससे निकलना भी इन्हें आसानी से आता है। लेट्स वेलकम वन एंड ओनली वंदना तिवारी उर्फ गहना वशिष्ठ। गहना, आई एम सो थ्रिल्ड, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ऑन द शो। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? वेरी वेल, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। इट्स आवर प्लेजर। सो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं आपको नज़दीकी से। काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में आपका नाम जुड़ा है, काफ़ी आपने अच्छा काम भी किया है इंडस्ट्री में, बट बहुत कम लोग आपको जानते हैं कि गहना वाकई में कैसी हैं। सो आज का इंटरव्यू हम जानना चाहेंगे और करीबी से। सो लेट्स गेट द इंटरव्यू स्टार्टेड एंड टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड डेज। बचपन कैसा था, कहाँ बीता, कहाँ से हैं आप? सो नंदिनी, मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, मुझे अपने शो में बुलाया। मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा स्मॉल टाउन है चिरमिरी, जो कि हिल स्टेशन है, तो मैं हिल स्टेशन से हूँ। मेरे पापा वहाँ कोल माइंस में ऑफिसर थे और मेरी मामा MBBS डॉक्टर। मेरी दादी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं कॉन्वेंट स्कूल की। कॉन्वेंट स्कूल अरेरा कॉलोनी में है। और जो मेरे नाना जी हैं वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रह चुके हैं। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, कंप्यूटर साइंस से। मेरे घर में सारे इंजीनियर हैं। पापा इलेक्ट्रिकल से, मैं कंप्यूटर साइंस से, मेरे बाद वाला भाई IT से और सबसे छोटा वाला भाई सिविल से। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं पढ़ाई कर रही थी, अच्छी थी मैं पढ़ाई में, और लाइफ बहुत अच्छी थी। इतने बड़े सपने नहीं थे कि कभी बॉम्बे आऊँगी, और मैंने कभी बॉम्बे सोचा भी नहीं था। लोगों के लिए मुंबई है, मेरे लिए बॉम्बे है, क्योंकि जब मैंने पहली बार शब्द सुना था बॉम्बे तो मैं वही सोचती हूँ। मैंने 8th स्टैंडर्ड तक कोएड में पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैंने नेशनल से वॉलीबॉल खेला है, जो मैं कभी किसी को नहीं बताती। मैं स्काउट गाइड में भी थी, मैं NCC में भी थी। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ रोबोटिक्स में, और इंजीनियरिंग में मेरे बहुत अच्छे परसेंट आए थे। मैंने IIT JEE में 163 रैंक था मेरा ऑल ओवर इंडिया। मैंने AIEEE क्रैक किया है, मैंने CGPT दिया है, मैंने MPPT दिया है। MP छत्तीसगढ़ में, आई शुडंट से दिस, पर मैं फिर भी कह रही हूँ, आज भी MP छत्तीसगढ़ में लड़के लड़की में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी है, जो कि है। जब मैं धीरे धीरे बढ़ रही थी तो मेरे दादाजी वगैरह, जब सब लोग पढ़े लिखे हैं घर में, इसके बावजूद ये था कि लड़की को यार बाहर मत भेजो, बाहर मत भेजो। मेरी IIT की जो काउंसलिंग थी वो मिस करवा दी। फिर मैंने घर पे बहुत ड्रामे किए, बहुत, मतलब बहुत। मैंने कहा पापा अगर मुझे पढ़ने नहीं दोगे ना तो मैं मर जाऊंगी और आपका नाम लिख के मर जाऊंगी। वेरी स्टूडियस, बहुत पढ़ाकू थी। हाँ, मैं ऑल द टाइम, मेरी लाइफ का एक ही टारगेट था कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैंने ना MP में देखा है कि जो भी लड़कियां शादी करके आती हैं ना, उनको ना घर में मेड बना लिया जाता है। अच्छा, आएंगी घर पे खाना बनाया जाएगा। इवन जो उनके पेरेंट्स है वो क्या सिखाते हैं, बेटी तू काम करना सीख ले, तुझे ससुराल में करना पड़ेगा, तू ये करना सीख ले, क्योंकि तुझे आगे जाकर, मतलब आप अपने बच्चे को एक काम वाली बाई बना रहे हो। अभी भी ऐसा होता है वहाँ? आज भी वहाँ ऐसा होता है। तो मेरी मम्मा ना मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहती थी कि बेटा तू पढ़ ले, वरना लाइफ में ना कुछ नहीं मिलने वाला है, पढ़ ले। तो मेरे दिमाग में ना हमेशा एक ही चीज़ चलती थी कि कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है। जब मेरी काउंसलिंग का टाइम आया तो घर में सब के सब अगेंस्ट हो गए कि यार बाहर नहीं भेजना है, बाहर नहीं भेजना है, पंडितों की लड़की है, बाहर पता नहीं क्या कर लेगी, क्या कर लेगी। बहुत ड्रामे चल रहे थे घर में। मैंने क्या किया, पंखे पे मैंने रस्सी डाली, वो नायलॉन के जिस पर कपड़े सुखाते हैं, और मैं लटक गई।
सो मेरी मम्मा ने बाहर, पता है छोटे घरों में ना झरोके होते हैं जी। तो मेरी मम्मा ने झरोके से देखा कि यार ये रस्सी क्यों ऐसे टंगी हुई है, हालांकि इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट स्टिल मैं, है ना, जब आपका दिमाग खराब हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। तो माय मामा केम टू प्लेस एंड देखा कि यार दरवाज़ा वगैरह लॉक है, सबने धक्का वगैरह दिया और खोला तो देखा कि मैं लटकी हुई हूँ। आई, मुझे निकाला तो अब मैं रो रही हूँ, पापा मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो यार, मम्मा मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो। मैंने बहुत ड्रामे किए, बहुत ड्रामे किए, मतलब मुझसे जितना हो सकता था ना मैंने उतना किया। फाइनली मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया। फिर मैं इंजीनियरिंग करने आई तो मैंने भोपाल में RGPV यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कॉलेज है, ऑल सेंट्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भोपाल एयरपोर्ट के जस्ट सामने है। वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और मैंने पापा को कंडीशन, मतलब पापा ने मुझे कंडीशन दी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा नहीं, तो मैंने कहा पापा लोन लेके पढ़ा दो यार, प्लीज़ पढ़ा दो। तो मैंने लोन लिया। फिर मैं जब इंजीनियरिंग में थी तो मैं 11th 12th के जो स्टूडेंट थे मैं उन्हें केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, अभी भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे थे रिलेटेड टू फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं आपको आंसर दे सकती हूँ, मुझे सारे क्वेश्चंस याद है ना। यू आर इंटेलिजेंट, ब्यूटी विद ब्रेन। थैंक यू। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे हमारी इंडस्ट्री में। फिर क्या हुआ कि मैं 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। तो ग्रेजुअली मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तो अभी क्या हुआ कि हम लोग जो है ना मिस MP कॉन्टेस्ट होता था और उसी टाइम पे मेरा ना एक पेपर रुक गया, मेरे पेपर बैक लग गई, नेटवर्क एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट था। तो मुझे उसका रिवैल्यूएशन करवाना था। तो मैंने अपने फादर को कॉल किया कि पापा आई नीड सम मनी। तो पापा मुझ पे भड़क गए कि तुम हमें बर्बाद कर दोगी, तुम सारे पैसे खा जाओगे, लिटरली उनके शब्द थे। और मैं ना थोड़ी सी मूडी हूँ और बहुत ज़्यादा ना अड़ियल हूँ, मैं रिबेल हूँ, रिबेलियसनेस जो होती है मेरे अंदर भर भर के है। तो मैंने कहा पापा ठीक है, आपसे मुझे एक पैसे नहीं चाहिए, आज के बाद मैं आपसे एक पैसे नहीं मांगूंगी। वो आज का उस दिन वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपने पापा से एक पैसे नहीं लिए। really? हाँ। फिर ये मेरे 3rd सेमेस्टर में था। तो मैंने फिर मैं MP में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और मुझे कुछ नहीं आता था, बिलीव मी मुझे कुछ नहीं आता था। मैं लाइफ में पहली बार पार्लर गई थी जब मैं 3rd ईयर में थी। मेरे पापा जो जहाँ वो हेयर कट कराते थे, मुझे वहाँ पे वो टेबल पे बैठा के मेरी हेयर कट कर देते थे। और मैं कभी सैलून नहीं गई थी, मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे बाल यहाँ तक थे तो उसमें मैं सरसों का तेल लगाती थी। मैं हाथ में बहुत बड़ा रेड कलर का धागा बांधती थी, मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनती थी और मैं चेहरे पे भी सरसों का तेल लगाती थी। सरसों की तेल लगाने वाली लड़की यहाँ आने का कैसे प्लान कर लिया? कभी प्लानिंग थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो मैं वहाँ पे गई तो मैं सारी मॉडल्स को मैंने देखा, मुझे लगा यार मैं तो कहीं फिट ही नहीं होती हूँ। एंड बिलीव मी मैं सच में फिट नहीं होती थी। पर जब आप इतनी स्टूडियस थी, पढ़ाकू थी, सरसों का तेल लगा, वेरी सिंपल गर्ल, और हम लोग की यूनिफॉर्म भी थी। हाँ, तो इतने सिंपल लड़की के दिमाग में ब्यूटी पेजेंट में जाने का सपना कैसे पनपा? वो इसलिए पनपा क्योंकि मैं रेडियो FM पे एक गाना सुन रही थी और मैं सीढ़ियों में बैठ के मेरे हॉस्टल में पढ़ रही थी। और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस कॉन्टेस्ट में था कि अगर आप जीत जाओगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो मुझे लगा कि यार जाके देखते हो। तो लोग आपके इर्द गिर्द आपको ये भी कहते हो कि आप सुंदर तो हो, नहीं ट्राई करना चाहिए। कोई नहीं कहता था। मुझे याद है उस समय ना ऑर्कुट चला करता था, उस समय फेसबुक नहीं आया था जी। जब मैं गर्ल्स स्कूल से मैं पढ़ कर आई थी ना, तो हम लोग ना स्कूल में अंदर जाने के पहले अपने शूज़ निकाल के अंदर बैठा करते थे। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में गई तो मैं अपने शूज़ साइड में निकाल करके चुपचाप से अकेले बैठा करती थी। मेरे बैचमेट्स मुझे कभी अपनी पार्टीज़ में नहीं बुलाते थे। एंड वो बाकायदा ऑर्कुट में लिखा करते थे कि ऐसी कौन सी एक लड़की है जो क्लास में शूज़ उतार के बैठती है। मैं जो सूट पहनती थी ना उसमें यहाँ पे सेंटर में एक पेन, यहाँ 2 पेन और नीचे 2 पेन लगाती थी। और मैं जो ब्लेज़र पहना करती थी यूनिफॉर्म में कंपलसरी था, तो उसको भी मैं ऊपर से पहन के उस पर भी 2-3 पेन लगा के और ऐसे बुक पकड़ के चुपचाप जाती थी। मुझे कोई नहीं बुलाता था, मुझे कोई एंटरटेन नहीं करता था, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं थे, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मुझे कोई नहीं एंटरटेन करता। बुरा लगता था कि आप आइसोलेटेड है, क्योंकि क्या होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, हम सब जानते होंगे, हम सबके साथ ये नया। अब हम इस बारे में बात करते हैं, सिंस कैसे हम डिप्रेशन के बारे में अब बात करते हैं ज़्यादा खुल के, वैसे ही एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है कि बचपन में कुछ ऐसा हमारे साथ होता है जिसके बारे में हम मन ही मन जो है उसको सोचते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है। लेकिन आज हमारा ज़माना ऐसा है कि हम इसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं। तो क्या आपके साथ जो ये व्यवहार होता था, आइसोलेशन, नेग्लेक्ट करना, आपको एंटरटेन नहीं करना, आपका मजाक बनाना, मौकरी बनाना, तो क्या आपको बुरा लगता था? दिमाग पे आपको साइकोलॉजिकली परेशानी होती? नहीं, मुझे मालूम था कि जो मेरे बैचमेट्स
थे ना, जैसे उस समय क्या होता था ना, जो बैचमेट्स होते हैं जब हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो कोई भी पार्टीज़ वगैरह की जाती है तो कंट्रीब्यूट करके आप पार्टीज़ करते हो, है ना जी। सो मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मेरी एक बैचमेट थी, अनीता नाम था, वो धनबाद की थी, झारखंड के पास एक जगह है धनबाद, वहाँ की थी वो। सो उसका बर्थडे था और हम लोग यहाँ न्यू मार्केट में एक जगह है न्यू इन, सो उसके लिए 30 रुपीज़ जमा करने थे, मेरे पास नहीं थे। सो मेरा ना बहुत मजाक बनता था कि यार ये कौन सी लड़की है जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास सच में पैसे नहीं होते थे। मैं फाइनेंशियली बहुत वीक थी और स्टाइलिस्ट भी नहीं थी। एक होता ना कि आप यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे मेरे बैचमेट्स बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते थे। सो जब ये मुझे देखा ना कि यार आई मे मेक सम मनी आउट ऑफ ऑल दिस, सो मैंने कहा चलो से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। सो मैं वहाँ पे ऑडिशन पे पहुँची एंड जब मैंने सारी लड़कियों को देखा ना, मैं कहीं फिट नहीं होती थी, कहीं भी नहीं। मतलब अगर आउट ऑफ 10 मैं अपने आप को रेट करूँ ना तो मैं -0001 भी नहीं थी। फिर मैं आई वहाँ से। सो मुझे एक दो चीज़ उन लोगों ने बताई कि यार एटलीस्ट आप नेक्स्ट टाइम आप आए तो हेयर वॉश करके आएँ, चेहरे पे ऑयल मत लगा के आना, और मुझे कुछ नहीं आता था। सब पेजेंट में भी तेल लगा कर गई थी? मैं वैसी गई थी जैसी मैं थी, मुझे किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं? नहीं, हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, तो हॉस्टल में किसी को बताओ फिर वो हो सकता है मना कर दे, यू नेवर नो राइट। तो वो भी था, तो मैं चुपचाप मुँह उठा के चली गई थी और मैं यूनिफॉर्म में ही थी। सो उन्होंने मुझसे कहा कि नेक्स्ट टाइम आप आना तो इस दिन ऑडिशन है तो आपको ऐसे आना। तो मेरे बाल अच्छे लंबे एकदम काले रंग के, मैंने शायद वो पहली बार था जब मैंने चेहरे पे तेल नहीं लगाया होगा। सो मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि यार नहीं यार मैं अच्छी दिखते हो। सो वहाँ पे ऐसे कोई ग्रूमिंग के लिए था तो उन्होंने हल्की सी लिपस्टिक वगैरह लगा दी, बाकी तो मैंने नहीं लगाने दिया। और तब भी मेरी आईब्रोज वो मोटी सी, मेरे हाथों में वैक्सिंग कुछ नहीं कराई थी मैंने। तो मैं वहाँ से आ रही थी, MP नगर में एक जगह है ज्योति थिएटर, जोन 1 भोपाल में। तो मुझे वहाँ पे एक बंदा मिलता है शहरयार खान, जो कि दैनिक भास्कर ग्रुप का बंदा था और DBTV MP में बहुत फेमस है। तो ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक कि हे हाय मैम। मैंने कहा हाय। बोला वुड यू लाइक टू डू दिस एड। मैंने सोचा ये ना मेरे को जलील करने आया है। मैंने कहा प्रैंक कर रहा है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं। तो बोलता यू डू वन थिंग, जस्ट कीप दिस कार्ड एंड व्हेनेवर यू फील लाइक जस्ट गिव मी अ बज़। राइट। सो मैंने कहा यार पहली बार हुआ ऐसा मेरे साथ, बट चल ठीक है। सो मैं आई हॉस्टल में, तो और मेरी जो भोपाल के लोकल फ्रेंड्स उनको मैंने पूछा कि BTV क्या है, ये क्या है, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इट्स अ बिग ब्रांड एंड दे आर प्रीटी जेन्युइन पीपल। तो मैंने उसे कॉल किया तो उसने कहा कि मेरे पास आपके लिए मॉन्टे कार्लो की ऐड है। तो मैंने कहा सच में ऐड कर? हाँ इट्स अ बिग ब्रांड। मैंने कहा सच में ऐड करने वाली हूँ? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा आप मज़े तो नहीं ले रहे हो मेरे? तो ही सेड नहीं। तो देन ही टुक मी टू द सलॉन। मैंने फर्स्ट टाइम मेरी आईब्रोज वगैरह हुई, उसने हल्के से हेयर कट कराए और सेकेंड डे ही हमने मॉन्टे कार्लो की ऐड की, शूट हो गई। हाँ। सो जैसे हम लोग के मॉन्टे कार्लो की ऐड हुई, उनके पैकेट्स, उनके ब्रोशर, उनकी शॉप, सब पे मेरी फ़ोटोज़ आ गई। और जो बैचमेट्स मुझे खड़ा नहीं करते थे, उन्होंने मुझे सेलिब्रिटी ट्रीट करना शुरू कर दिया। See how people change. करेक्ट। सक्सेस मिलते ही और पैसा मिलते ही चीज़ें बदल जाती हैं। चीज़ें बदल जाती। फिर मैंने भोपाल के जितने शोरूम हैं, मतलब 80-85 शोरूम, मैंने सबकी ऐड की, सबकी। हाँ। मैं दिन भर, इवन जो राज शांडिल्य है जो ड्रीम गर्ल मूवी का डायरेक्टर है, उसकी जो वाइफ है वर्षा, वो मेरी सीनियर मॉडल हुआ करती थी। तो मैंने वर्षा ने भी कुछ ऐड साथ में किए। फिर उसके बाद मुझे सहारा न्यूज़ चैनल में एज एन एंकर मैंने ज्वाइन किया। ये कैसे हुआ? एंकरिंग कैसे करना शुरू हुआ किया? क्या, मैं इधर उधर, अब जब पता क्या होता है, जब आपने ना पैसे देख लिए, कहते हैं ना शेर ने खून चख लिया, तो जब वेज नहीं समझ में आता, तो मेरा ध्यान ना पढ़ाई से ऑलमोस्ट हट गया। सो जितनी ऐड होती थी मैं ऐड कर रही हूँ। फिर ETV मध्य प्रदेश में ना जैसे क्राइम शोज आते हैं, वहाँ भी आते हैं, मैंने वो करने शुरू कर दिया। फिर लोग मुझे मिलते गए। फिर मुझे सहारा का एक शो मिला जिसमें मैं एज एन एंकर मैंने ज्वाइन किया, वो मुझे मिल गया, मैंने कोई खास स्ट्रगल नहीं किया। तो उस समय हम लोग दिन भर में 3 एपिसोड उड़ा देते थे, मतलब छाप लेते थे। तो मुझे पर एपिसोड उस समय 500 रुपये मिलते थे, पर डे के 1500 रुपये बहुत थे मेरे लिए। ये कब, कितने साल पुरानी बात है? काफ़ी पुरानी बात है ये, 10-15 साल? 10 साल। फिर उसके बाद मैंने ये किया। फिर उसके बाद मैंने जो भी लोकल चैनल में म्यूज़िक वीडियो शूट होते हैं, वो सब मैंने करने शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद बीच में सेंट फ्रांसिस इंजीनियरिंग कॉलेज है बोरीवली, वहाँ पे दे वर लुकिंग आउट समवन कि जो पढ़ा सके। तो मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और नहीं, पर मुंबई आप कौन से साल में आए? ये मैं बॉम्बे आई हूँ 2010 में। 2010 में मुंबई आए? तो 2010 में ही मुझे पता चला मेरे साथ ना, अच्छा मेरा ना सर्किल बहुत अच्छा हो गया था भोपाल में। सो मैं उन लोगों के टच में आ गई जो
टीचिंग फैकल्टीज़ होते हैं जो MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो MTech के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो मैं उनके सर्कल में आई और उनके सर्कल में जब मैं आई तो मुझे पता चला कि वो सेंट फ्रांसिस इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार गहरा तुम भी चलो। तो अच्छा, मैं तब तक मुंबई कभी नहीं आई थी, मुझे नहीं मालूम था कि मुंबई कैसा दिखता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। तो मैं आ गई बॉम्बे पहली बार। हाँ, हम लोग आए पंजाब मेल में बैठ करके। रात को बैठे, सुबह 11 साढ़े 11 बजे LTT उतर जाते हैं और मैं गई बोरीवली में, सेंट फ्रांसिस इंजीनियरिंग कॉलेज है IC कॉलोनी में। तो मैंने लोगों को देखा। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं छत्तीसगढ़ से निकल करके भोपाल पहुंची, भोपाल से मैं बॉम्बे। और मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं देखी थी। मेरे पापा मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम लोग आंगन में भी आएँ। अगर 11:30 पे स्कूल की छुट्टी हुई है और 11:40 तक हम लोग घर नहीं आए तो सेम डे हम लोग मार खाते थे। मतलब इट वॉज अ रूटीन, स्ट्रिक्टनेस थी बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हम लोग को मार ना पड़ती रही हो। अगर पापा ने कहा है बैठो तो बैठो, अगर पापा कह रहे हैं डाइनिंग टेबल में खाओ, और अगर मेरे हाथ पतले हैं, चूँकि आप कंपैरेटिवली मेरे हाथ पतले देखेंगे तो मैं डाइनिंग टेबल में खाना खाती थी तो मेरे हाथ दर्द होने लगते थे। अच्छा। तो पापा कहते यू हैव टू बी लाइक दिस। अगर घर पे कोई आया है और हम लोगों ने लेफ्ट हैंड से पानी दे दिया तो सेम डे ऐसे स्टिक से मार पड़ती थी। घर में बहुत ज़्यादा, घर पे कोई आया है, आप चल रहे हो, पैरों की आवाज़ आ गई तो मार पड़ती थी। तो ऐसा माहौल था घर पे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो फिर क्या हुआ, जब मैं मुंबई आई तो मैंने धीरे धीरे चीज़ों को देखना शुरू किया। मैं पहली बार शायद बॉम्बे में ही ऑटो में बैठी थी, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज की बस होती थी। तो उस समय 10 रुपये लगते थे, मुझे आज भी याद है। तो मैं ऑटो में बैठी, मैंने कहा ऑटो वाले मुझे 10 रुपये मांगे। मैंने कहा 10 रुपये क्यों, मैं इतनी दूर तो आई हूँ और कल हम लोग ज़्यादा दूर तक गए थे तो आपने 10 रुपये लिए थे। तो मैं उससे झगड़ा करने लग गई। तो मुझे देख रहा है, बोलता अच्छा ठीक है बेवकूफ़ है कोई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद मैं वापस गई, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। फिर उसके बाद फिर मैं आने लग गई। तो फिर मैं मुंबई आपका आना जाना शुरू हो गया। फिर एक सीरियल आता था बहनें, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन का शो था। उस पर मैंने कुछ तीसरी या चौथी बार ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। एक ट्विंकल करके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने करवाया। सो मुझे याद है मैं मेगा मॉल के पीछे 1 रूम किचन हुआ करते थे, मैं उसमें रह रही थी। और मैं ट्रेन लेकर पहुंची वसई में उनका सेट था, वसई ईस्ट में। तो मैं सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ, मेरे पापा का कॉल आता है कि तुम वापस आ जाओ। मतलब उनको लगा कि मैं शायद बाहर जॉब करूंगी और मैं उनके हाथ से निकल गई हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ पापा, बोलते नहीं तुम पे मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं ये वो। मैंने पापा उसमें कुछ 6 महीने का टाइम दे दो, जो आप बोलेंगे वो। और मेरा TCS में प्लेसमेंट हो चुका था, मैंने TCS ज्वाइन मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने बहनें सीरियल किया। अच्छा, पापा को या घर पे किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं ऐसा कोई शो कर रही हूँ। मैंने TV शो शुरू किया। विदिन 6 मंथ्स मैंने अपनी इंजीनियरिंग के पूरे पैसे पे बैक कर दिया, पूरे पैसे जितने लोन के थे। फिर 8th मंथ में मेरे पापा गॉट टू नो कि मैं कोई TV शो कर रही हूँ। मेरे नेबर केम टू माई प्लेस एंड देन दे वर लाइक कि वंदना ना ऐसा कोई शो कर रही है। मेरे पापा कहते अरे उसे कोई खड़ा ना करे। एंड एक्चुअली वो सही थे। तो फिर देन मेरा वो शो कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद MTV में एक शो आ रहा था ट्रू लाइफ। कुछ 2 या 3 दिन का गैप था, मुझे वो शो मिल गया। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कोई जो कहते हैं भारी भरकम वाला स्ट्रगल उस समय नहीं किया। मैंने जितना स्ट्रगल करना था मैंने भोपाल में कर लिया था। मुंबई में आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं 1,08,000 रुपये लेकर आई थी। और ये वो पैसे थे जो मैंने भोपाल में स्ट्रगल करके जमा किए थे। तो यहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, करण कपूर नाम का। उसने फिल्म की थी रोक सको तो रोक लो। उसको भोपाल में किसी मेरे फ्रेंड ने रेफ़र किया था कि मीट हाँ। तो मैं जब करण से मिली, वो मुझे भूपी करके एक फोटोग्राफर उसके पास लेकर गया बैंड्रा में। तो भूपी ने मुझसे कहा कि मैम विल चार्ज यू 40,000 रुपीज़ फॉर पोर्टफोलियो। तो मैंने कहा मेरे पास तो सिर्फ 1,08,000 रुपये है, मैं अगर 40 दे दूँगी और काम नहीं मिला तब मैं क्या करूँगी। ये बिफोर गेटिंग दिस TV शो की बात कर रही हूँ मैं। तो करण समझ गया कि लड़की बेवकूफ़ है लेकिन ऐसे पैसे नहीं निकालेगी। तो उसने उल्टे सीधे बहाने करके मेरे अकाउंट से 1,02,000 रुपये ले लिया। आपके खुद के दोस्त करण कपूर ने? हाँ, मेरे दोस्त ने। और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मुझे 4 साल पुराना बैंक अकाउंट जो उसका बंद था उसका चेक दे दिया। वो मुझे पैसे नहीं मिले। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत किया, नहीं मिले। अब यहाँ से फिर से मेरा स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि TV शोज़ में 90 डेज से 120 डेज में पेमेंट मिलती है। आपको पैसे नहीं मिलते जी। तो उन दिनों का जो स्ट्रगल था यार वो बहुत गंदा था, बहुत गंदा। मतलब मैं बताऊं,
हम लोग कोई गाना करने जा रहे हैं, मैं एक गाना करने गई खाटू श्याम का, निम्बी जोधा करके 2 विलेज हैं अहमदाबाद के पास में। 8 दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन के पेमेंट मिल रही है, चाहिए पैसे यार, काम करना है। फिर एक डायरेक्टर था अमजद खान करके, वो फिल्म बना रहा था मिल गया सद्दाम, और ये लोग शूट कर रहे थे मुर्शिदाबाद कैलकटा में। हम लोग यहाँ से ट्रेन में बैठ कर गए, एक सीट में 2-2 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ जाके पहुँच रहे हैं तो कलकत्ता एयरपोर्ट से लेके मुर्शिदाबाद तक जाना है, गाड़ी की फैसिलिटी नहीं है, खाने की फैसिलिटी नहीं है, बहुत स्ट्रगल था बहुत। फिर मुझे चिकन पॉक्स हो गए, फिर मैं चिकन पॉक्स की वजह से वापस गई। तो मेरे पापा कहते हैं ड्रामे कर रही है, तो मुझे समझ नहीं आता चिकन पॉक्स का कौन ड्रामा करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे लाइफ बढ़ती गई। फिर मैंने करियर को थोड़ा सा बेटर किया। मैंने 2012 में मिस एशिया बिकनी का क्राउन जीता, जो कि हांगकांग में था। फिर मैं हांगकांग गई, फिर मैंने एक नई दुनिया देखी, फिर धीरे धीरे चीज़ें होती गई। फिर उसके बाद मैं चली गई 2012 में हैदराबाद। मैं हैदराबाद गई तो मैंने वहाँ फिल्में करनी शुरू की। साउथ की तेलुगु फिल्में बैक टू बैक मैंने साउथ की टोटल 30 फिल्में की हैं टिल नाउ। लेकिन उस समय जब मैं बॉम्बे वापस आती हूँ तब तक मैं 19 फिल्में करके आती हूँ। तो मुझे वहाँ पे मैंने घर ले लिया। मेरे पास हैदराबाद में घर लिया खुद से? हाँ, मेरे पास खुद का एक फ्लैट है हैदराबाद। क्या बात है। रोड नंबर 10 जुबली हिल्स में। फिर मैंने घर लिया और मुझे वहाँ फिर एक वहाँ साउथ के हीरो से प्यार हो गया। जब आप अकेले होते हो ना, जब आप बहुत अकेले होते हो तो आपको ना कहते हैं ना डूबते को एक तिनका भी सहारा होता है। तो आपको ना उस समय सही गलत नहीं समझ में आता। यू जस्ट नीड समवन जो आपसे अच्छे से बात करे, और बात ना भी करे ना आपको सुन ले। क्योंकि आपके पास ना सुनने के लिए कोई नहीं होता है ना, आपको बहुत सारी बातें करनी होती हैं। देखिए आपके लिए वो आपके इमोशन सुन रहा है, आप ऐसा सोचते हो कि आपको बहुत अच्छे सुन रहा है, बट उसके लिए ये होता है कि मैं गाली दे दूँ आपकी मर्जी कि ये ना चूतिया है, अपना चूतिया कटवाने वाली, ठीक है। फिर मैं रही उसके साथ, मेरा रिलेशनशिप रहा 3-3.5 साल। कोई फेमस एक्टर है वो? हाँ, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत फेमस एक्टर है जी। फिर बहुत फेमस, मतलब एक्चुअली बहुत फेमस साउथ के फेमस एक्टर है। हाँ, मतलब ही डिड बॉलीवुड ऑल्सो। वन ऑफ दी मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का ही वॉज द हीरो। अच्छा, मतलब हम लोग अपने ऑडियंस पे छोटे वो गैस करके कमेंट में हमें बताएंगे। फिर क्या हुआ, देन आई केम बैक एंड मैंने 2015 में न्यूज़ 24 में वर्ल्ड कप की एंकरिंग की। मैं योगराज सिंह जो युवराज के पापा हैं, अतुल वासन जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, समटाइम्स हम लोग को धोनी के जो कोच हैं MP सिंह और जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं चंद्रशेखर लूथरा वो ज्वाइन किया करते थे। तो वो मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद फिर मैंने टीवी शोज़ बहुत सारे किए। मैंने कुछ 14 टीवी शोज़ किए हैं, मैंने बहुत किया। फिर अचानक से ना ये वेब सीरीज़ वाला ट्रेंड आ गया। मैंने बहुत म्यूज़िक वीडियोज़ किए, मैंने कुछ 52 म्यूज़िक वीडियोज़ किए। टी सीरीज़, वीनस, HSR, आपका जी, मतलब जितने भी चैनल मैंने सबके लिए म्यूज़िक वीडियोज़ किए। फिर उसको वेब सीरीज़ का क्रेज़ आया और मेरे सामने आई ये गंदी बात। गंदी बात सीरीज सीजन 3। सो मुझे रात को फ़ोन आता है नेहा गुप्ता का, शी वर्क्स विद दैट प्रोडक्शन, बालाजी ऑल्ट, नहीं नॉट बालाजी ऑल्ट, ये जो प्रोडक्शन हाउस जो बनाता है गंदी बात, उनके साथ सचिन मोहिते के साथ शी वर्क्स। मैं गई, फिर मैंने ये शो किया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कितना हिट होगा। आई स्टिल रिमेंबर। अच्छा, ये मेरा पहला बोल्ड काम था। इसके पहले मैंने कभी कोई बोल्ड सीरीज नहीं की थी। आपने कब, आप ऐसी सख्त फैमिली से आती हैं जहाँ आपके पिताजी ने आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में रखा। एक लड़की जो छोटे शहर से आती है वो फिल्मी दुनिया में आ गई, आपके लिए वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप पढ़ाकू लड़की थी। तो आपको डर नहीं लगा कि मतलब मैं बोल्ड सीन्स कर रही हूँ? ये आपका माइंड फ्रेम कैसे चेंज हुआ? कैसे हुआ? अच्छा, ये वाला जो था ना फैमिली वाला, वो मेरा ख़त्म हो चुका था तब तक। मेरे साथ ये हो गया था कि यार अभी आई एम नोवेयर, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग फॉर देम। क्योंकि हुआ क्या था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मुझे लैपटॉप तक खरीद कर नहीं दिया गया। जब मैंने बड़ी मुश्किल से ख़रीदा तो मुझे कह दिया गया कि छोटे वाले भाई को दे दे। आपने दे दिया मैंने, मतलब मेरे पास कुछ आया तो कह दिया इसको दे दे, उसको दे दे। तो जब मैंने ये सब देख लिया था ना, मुझे ऐसा लगा था कि यार नाउ दे डोंट वांट मी एंड आई डोंट वांट देम। तो आपने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया? नहीं, मैंने रिश्ते कभी नहीं तोड़े। देखो, कुछ रिश्ते तोड़े नहीं जाते हैं, टूट नहीं सकते, बट ना एक टाइम के बाद ना आपके अंदर ना वो डर खत्म हो जाता है। ये होता है, देखो आप किसी स्प्रिंग को ना बहुत देर तक खींचोगे, एक पॉइंट पे आने के बाद ना उसकी वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही सारे रिश्ते काम करते हैं। किसी भी चीज़ को आप एक हद तक खींचो, आप किसी चीज़ के लिए बहुत मोहब्बत
मोहब्बत करते हो, आप किसी के पीछे बहुत पागल रहोगे, बट एक टाइम के बाद ना आपके अंदर ना उसके लिए इमोशंस खत्म हो जाएंगे। हाँ। है ना, तो सेम ऐसा मेरे साथ हुआ, डर खत्म हो गया। तो मुझे नेहा ने बुलाया कि यार परसों अपने को जाना है, और हम लोग नरेशन में बैठे, बिलीव मी मैं डर रही थी। सो मैं नीचे उतर कर आई, तो नेहा ने मुझसे कहा कि यार गहना परसों अपने को निकलना। मैंने कहा यार ये शो नहीं हो पाएगा, काफ़ी बोल्ड है, और मेरे ऑपोजिट ये लोग ना किसी बुजुर्ग आदमी को कास्ट करने वाले थे। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा, तो बोले ठीक है, विल कीप समवन यंग। मैंने कहा फिर भी नहीं हो पाएगा, तो उसने मुझसे कहा नेहा, आई स्टिल रिमेंबर है, मैं चैनल में बोल रही हूँ, नेहा तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये शो नहीं करूँगी तो तुम मुझे कभी काम नहीं दोगी, इसलिए मैंने ये शो किया था। हाँ, फिर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस, क्योंकि शी सेड दिस कि अगर मैं शो नहीं करूँगी तो मुझे बालाजी में कभी काम नहीं मिलेगा, अदरवाइज मैं कभी गंदी बात नहीं करती। मैं गंदी बात के लिए फिट भी नहीं थी और मैं हिम्मत भी नहीं थी। फिर हम लोग गंदी बात के लिए निकले। ऐसा मेरे ऑपोजिट जो लड़का था वो माइथो में राक्षस वगैरह के रोल करता अच्छा, था, माइथोलॉजिकल सीरियल्स में। तो उसकी फटी पड़ी थी, मेरी फटी पड़ी थी। हम दोनों ना ऐसे घबरा रहे हैं, लिटरली हम लोग घबरा रहे थे। कल हम लोग का शूट है, रात को 10 साढ़े 10 बजे वो एक्टर मेरे पास आता है। हाँ। यार ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का हिम्मत चाहिए। मैंने कहा बोल सीन के खोल करता, बोलता फिर भी थोड़ी सी तो हिम्मत चाहिए। मैंने कहा स्मूच करके क्या रिहर्सल करेंगे, हाँ। करते हिम्मत। हाँ। सो जब हम लोग का टेक चल रहा था, अच्छा डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, सचिन मोहिते सर एक्चुअली बहुत अच्छे हैं वो। सो जब हम लोग टेक पे पहुँचे तो ना तो उस एक्टर की हिम्मत हो रही है, ना मेरी हिम्मत हो रही है। हम ना पसीने से भीगे हुए डर रहे हैं, हम लोग लिटरली हम डर रहे हैं। समहाउ हमने किया, और अगर आपने गंदी बात सीज़न 3 देखोगे, मैं उसमें सुंदर दिख रही हूँ, एक अलग चीज़ है, बट अगर पूरे सबके एक्ट देखोगे ना तो सबसे कम बोल्ड मैंने ही किया है। हाँ, सारे लोगों को आप देखो तो, बट स्टिल फेमस हो गए, किस्मत में था। बाकी वो इतना बोल्ड नहीं है। अच्छा, वो सबको चीट कर करके सीन निकाले, क्योंकि सचिन सर नोज कि आपको कैसे निकालना है। फिर वो सीरीज़ हुई, उसके बाद मुझे अचानक से हार्ट अटैक आ गया। आपको हार्ट अटैक आ गया? मैं एक सेट पे शूट, अच्छा मैं डायबिटिक हूँ, I'm डायबिटिक सिंस 2011, आई एम ऑन इंसुलिन। हाँ, सो मेरी रहती 400-450 शुगर रहती है। उस दिन क्या हुआ, मैंने इंसुलिन का डोज ले रखा था। जब भी आप इंसुलिन लेते हैं ना, आपको शुगर वगैरह कुछ इंटेक करना पड़ता है थोड़े थोड़े से टाइम फ्रेम में। अगर आप बहुत टाइम तक नहीं खाते हो ना, तब पे शुगर, देखो शुगर हाई होना ना उतनी हार्मफुल नहीं है जितनी शुगर लो होना। अगर आपकी शुगर एकदम से लो हो जाती है तो आप कोमा में भी जा सकते हो, और मैं इस स्टेज में थी। सो मैं एक शूट पे थी जहाँ पे हम लोग 22-23 घंटे, शायद 24 घंटे से हम काम कर रहे थे, और शायद ज़्यादा। और रात को मैंने इंसुलिन ली थी, और इनसे मैंने कहा कि मुझे रेड बुल या कुछ मंगा के दे दो, एंड दे हैड नथिंग। मैं अचानक से सेट पे फेंट हो गई, और चूँकि मैं मड में शूट कर रही थी तो वहाँ पे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल था मुझे वहाँ ले जाया गया। सो जब वो हुआ तो उस समय गंदी बात की इतनी बातें हुई कि ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा वायरल हो गया। अच्छा, जो हॉस्पिटल वाला सीन हुआ उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई। मैंने रिकवर कर लिया, और एकदम फिट और स्ट्रांग होकर निकली। बट यू लुक सो फिट एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रही हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बाकी मैं खाती सब कुछ हूँ। किस्मत की तो धनी है आप जैसे। थैंक यू सो मच। आई ईट एवरीथिंग। हाँ, मैं कोई डाइट, मैं कभी जिम नहीं जाती, मैं कोई योगा नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती। क्या बात करें, आपकी फिगर को देखकर कोई नहीं कह सकता। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेटाबॉलिज्म आपकी अच्छी है मतलब। Okay, so on that note, now we are moving on to our next segment, which is known as controversies which made headlines. काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज इनके इर्द गिर्द घिरे रहते हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहती है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो के दौरान बताया था. सो राइट नाउ we will move on to first controversy which made really a big headline, which is Raj Kundra controversy. What do you have to say about that controversy? एक्चुअली हुआ क्या था, मैं मेरे घर पर थी और मुझे फ़ोन आया सबसे पहले मीता झुनझुनवाला का, जो कि राज कुंद्रा की पीए हुआ करती थी. और उन दिनों राज कुंद्रा की कंपनी थी आर्म्स प्राइम. ये लोग ऐप बना के देते थे, आपके इंडिविजुअल पर्सनल ऐप्स, जैसे कि पूनम के लोगों ने बना के दिया था, पूनम पांडे, हाँ शर्लिन को दिया था, अन्वेशी को दिया था. तो ऐसे करके मुझे कॉल आया मीता का, यार गहना एक मीटिंग करते हैं और ऐप के बारे में डिस्कस करना है. तो मैंने कहा मीता सी यार, मैंने वो गंदी बात कर ली है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं इतनी बोल्ड नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊँ. तो उसने कहा एक बार मिल के तो देखते हैं. मैंने कहा मीता मिल के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपका टाइम ख़राब करो, आप मेरा करो. तो अच्छा, सबको पता है कि मैं ना बहुत बड़ी ना कॉफ़ी लवर हूँ, मैंने कॉफ़ी एडिक्ट हूँ. सोना मुझसे कहा अच्छा एक काम करो, हमको पता चले कि आप कॉफ़ी बहुत पीते हो, आज तो 2-3 कॉफ़ी पीते हैं. मैंने कहा चल ठीक है आते हैं.
फिर मैं गई तो मैं फर्स्ट टाइम, इनका ऑफिस होता था ऑपोजिट इन्फिनिटी मॉल मेनलैंड चाइना के ऊपर। सो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे राज कुंद्रा को मिली और मुझे ये भी श्योर करना था कि एक्चुअली वो वहाँ से है या नहीं है। तो राज वॉज देयर, इनका कैबिन है जहाँ पे पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ लगी हुई है और ऑफिस का नाम है वियान इंडस्ट्रीज़। वियान इंडस्ट्री। हाँ, सो जब मेरी मीटिंग होती है मीता से, तो मीता क्लैरिफाइड एवरीथिंग कि सी इट इज़ ऑल अप टू यू, तुम्हें कितना बोल्ड करना है और कितना बोल्ड नहीं करना है। वी वोंट फोर्स यू। एंड सेकेंड चीज़ कि आपका खुद का ऐप है, आपकी जो ऑडियंस है वो खुद की है। अगर किसी आर्टिस्ट की ऑडियंस साड़ी वाली है तो पब्लिक खुश है उससे। सो हम किसी भी आर्टिस्ट पे फोर्स नहीं करते। और तीसरी चीज़ कि हमें सिर्फ मंथ में आपके 2 दिन चाहिए और जो भी इनकम होगी विल शेयर 50-50। तो ये जो 50-50 था वो कैसे था, इनका कहना था कि जो 100 में 40% है वो गूगल प्ले स्टोर और iOS ले लेंगे। रिमेनिंग 60 में 30 आपका 30 मेरा। जो मुझे 30 आएगा उसमें भी 10% TDS कटेगा, मतलब हाउ मच आई एम गेटिंग 27%। दैट्स इट। तो मैंने कहा चलो एक बार करके देखते हैं, दिस इज समथिंग न्यू, लेट्स एक्सप्लोर दिस। सो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 2019 में अक्टूबर में और मेरा ऐप लाइव हो गया 2019 में नवंबर में। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने मैंने किया और ये सब कुछ मैनेज कर रहा था सौरभ कुशवाहा जो आर्म्स प्राइम का CEO था। सो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहा, आई एम जस्ट गेटिंग 27%। और मैंने 27% के लिए मैंने इनसे कहा कि मुझे ट्रांजैक्शन तो दिखाओ। सो मुझे इन्होंने ट्रांजैक्शन तक नहीं दिखाया, तो मैं कैसे मान लूँ कि यार दिस इज़ द अमाउंट जो क्या आ रहा है। मैंने कहा चलो मुझे नहीं करना है, वो मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने मतलब ये फरवरी में डिसाइड किया, मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट किया कि आई एम क्लोजिंग दिस और मैंने इमीडिएटली छोड़ दिया। अच्छा, ऐप पर करते क्या थे, वो काम था क्या? अच्छा, ऐप में क्या होता था, एक तो हम लोग लाइव जाते थे, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हैं, फेसबुक में लाइव जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बोल्डर वर्जन होता था, दैट आई हैव टू वेयर बिकनी। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो टॉपलेस करती हैं, न्यूड करती हैं, लाइक पूनम एंड ऑल, वो पूरा न्यूड करती हैं। स्टिल आई हैव दोज वीडियोज विद मी इन माई फोन, आई कैन शो यू इफ इसमें। सो दे डू न्यूड, टॉपलेस, दे डू एवरीथिंग। तो बट वहाँ पे ऑडियंस होती है, दे पे टू वॉच देम। और ये जैसे मान लो सपोज रात का 10 बजे का अपने लाइव करने वाले हो, अपने अनाउंस कर दिया कि रात को 10 बजे हम लाइव आने वाले हैं, एंड उसके लिए आपने एक टिकट अमाउंट रख दिया कि एक टिकटिंग विंडो है, यू हैव टू पे, एंड देन वो टिकट खुलेगी, मतलब विंडो खुलेगी एंड देन आपको देखेंगे। सो मैं उस पर बिकनी तक करती थी, सब बिकनी एंड ऑल पहन कर योर डांसिंग, या मैं डांस कर रही हूँ या मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ या उनके साथ मैं गॉसिप कर रही हूँ, ये सबके अपने अपने मुद्दे हैं, आई एम जस्ट इंटरेक्टिंग विद देम। बट वहाँ पे मैं उनको देखूंगी, वो मुझे नहीं देखेंगे। मतलब 1 to मल्टी टारगेट वाला सीन था। जैसे आप इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हैं, लोग आपको देख सकते हैं, आप लोगों को नहीं देख सकते। हाँ, तो लोग आपको देखते हैं, आप उनको नहीं देख सकते। वो मैं उनके कमेंट्स पढ़ के उन्हें मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। एंड इवन टू कमेंट दे हैव टू पे, क्योंकि कमेंट के भी चार्जेस होते थे। सो ये करते करते 4 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज समथिंग जो मुझे करना चाहिए और मैं इसके लिए नहीं आई हूँ इन बॉम्बे। हाँ, तो मैंने वो बंद कर दिया और पेमेंट का भी इशू था। फिर उसके बाद उन दिनों राज कुंद्रा के ऐप पे एक डायरेक्टर होता था साजन नाम का, मैं पूरा नाम नहीं लूँगी। तो साजन वॉज मेकिंग फिल्म फॉर दैम बैक टू बैक। सो मुझे भी अप्रोच किया गया कि एक फ़िल्म है और ये राज कुंद्रा का ऐप है। तो ऐसे मार्केट में चल रहा था कि राज कुंद्रा के ऐप है जो फिल्म बनाते हैं, हॉट शॉट्स। सो मेरी मीटिंग भी हुई और देन वो वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत बोल्ड है। उस समय मैं इतना बोल्ड नहीं करती थी, नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेटर था रवि गुप्ता। रवि गुप्ता ने उमेश कामत को अप्रोच किया कि मुझे आपके लिए फिल्म्स बनानी है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो आपकी फिल्मों की मैं कास्टिंग कर दूंगा। तो उमेश टोल्ड हिम वेरी प्रिसाइसली, हाँ ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि अगर तुम गहना को ऑन बोर्ड ले आते हो तो मैं तुम्हें कोऑर्डिनेटर से प्रोड्यूसर बना दूंगा। इतना ऑब्सेशन क्यों था उमेश को आपसे? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और मैं उमेश को कभी नहीं मिली थी, मुझे पता भी नहीं था कि उमेश कैसा दिखता है और क्या सीन था। बट मुझे तब तक बहुत लोग अप्रोच कर चुके थे हॉट शॉट्स के लिए, बट मैं सबके लिए नाना चल रहा था क्योंकि रीज़न ये था कि उनके फिल्मों में ना कोई एक लड़की ऐसी थी जो काफ़ी बोल्ड करती थी। अगर एक फिल्म में 2 हीरोइन है तो एक नहीं करे तो दूसरी तो कर रही, बट अब सेम टाइम फ्रेम में या सेम फिल्म है तो आप भी उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम भी खराब होता है। तो रवि ने मेरी किसी और फिल्म के DOP को अप्रोच किया और मेरी मीटिंग अरेंज करे मीरा टावर के नीचे CCD है वहाँ पे। और मुझे नहीं बताया गया कि हाँ ये हॉट शॉट्स की फिल्म है। मुझे नरेशन दिया गया, नरेशन वाज गुड और मैं DOP को जानती थी, अच्छा DOP, अभी बालाजी का शो कर रहा है वो।
वो मुझे बहन बहन बोला करता था। उससे मुझसे कहा कि मेरा बड़ा भाई डायरेक्टर बन जाएगा, मेरा भी प्रोड्यूसर बन जाएगा, यार गहना काम शुरू हो जाएगा, प्लीज़ तू कर ले। मैंने कहा ठीक है चलो, स्टोरी अच्छी कर रहे हैं अपन लोग। फिर हम लोगों ने मड में एक बंगलो है, मनीषा बंगलो, वहाँ पे शूट किया। शूट हो गया, सेम टाइम पे एक लड़की आई जिसका नाम था सेजल। अच्छा, मैं उसको पहली बार मिली थी, मुझे नहीं पता, एक्टिंग के नाम पे शून्य, कुछ नहीं आता था। आज हाँ तो नहीं आता था यार सेजल। तो बंदी का सीन था जहाँ पे वो एक्चुअली टॉपलेस है एक्चुअली, और मेरे सामने बनी हुई, लोगों ने वॉशरूम में शूट किया वो। सो जब मैं एडिटिंग टेबल पे बैठी, जब मेरी एडिटिंग हो रही है, तो मैंने गलती से वो शॉट देख लिया और मैंने वहाँ पे कहते हैं ना झांसी की रानी बन गई। ये क्या है, ये क्या है, बोल्ड अवतार केम टू प्ले। हाँ कि क्या चल रहा है यार, ये हो क्या रहा है, व्हाई द हेल यू गाइस आर मेकिंग दिस, क्या चल क्या रहा है। तब मुझे पता चला कि हम लोगों ने हॉट शॉट्स के लिए शूट किया है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बोला कि उमेश वांट्स टू मीट यू, तुम यहाँ जो स्टूडियो में तमाशे कर रही हो, बेटर यू मीट हिम। तो तब मैंने कहा उमेश कौन, फिर मैं आई, सेम ऑफिस सेम जगह जहाँ मैं पहले गई थी। तो अब मुझे पहली बार उमेश मिला। उमेश बोला कि यार गहना देखो, तुम्हारा तो टॉपलेस नहीं है और उस बंदी ने किया है वो करते रहती है, शी इज़ कंफर्टेबल, तुम्हारा क्या कंसर्न है, और तुम्हारे में तो नहीं है, सेम सीन में भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हु एम आई टू टेल दिस, अब कर लिया तो कर लिया। और फिल्म को रोक के मतलब नहीं, कई लोगों के पैसे फंसे होते हैं। फिर फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का नाम था 1+1, उसमें मैंने एक्ट किया था। ठीक है, और ये कहाँ रिलीज हुई? हॉट शॉट्स में। फिर हॉट शॉट्स की मैंने 1-2 फिल्में और की। पैसे अच्छे मिल रहे थे? पैसे ठीक मिल रहे थे, पैसे मुझे वैसे भी ज़्यादा मिलते थे, मतलब मैं ऑलरेडी इतनी आर्टिस्ट फेमस हो चुकी थी कि मैं ऑलरेडी अच्छा पैसा मुझे मिलता था। तो मेरी उस पेमेंट में और इस पेमेंट में कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तब तक मेरे पास बॉम्बे में फ्लैट भी था, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी उन दिनों, मेरे पास फ्लैट्स भी काफ़ी थे, मैं टैक्स भी भर रही हूँ, GST भर रही हूँ, तो चीज़ें सही थी, मुझे ऐसा कोई पैसों का कोई कंसर्न था नहीं। और बिलीव मी, मैंने लाइफ में कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया, कभी नहीं। मतलब मैं जब, मुझे शायद मेरे पास अगर 20 रुपये हो जाते थे तो मेरा दिन भर का खाना हो जाता था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, शायद तब भी मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया होगा। पैसा कभी भी कंसर्न नहीं था। मैं हर बार बर्बाद हुई हूँ मोहब्बत में ही। फिर क्या हुआ, फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग। एक दिन क्या हुआ, मुझे शाम को उमेश का कॉल आता है कि गहना लेट्स कैच अप, शाम मतलब 5-6 बजे। मैंने कहा यार अभी तो बहुत लेट हो रहा है। बोला नहीं तू आ जा, बैठते हैं। तो उमेश ने मेरे सामने जो अमाउंट वो पे करते थे फिल्म्स का, क्योंकि दुनिया को पता है, इसे मैं रिवील कर ही देती हूँ, वो पर फिल्म का 3 लाख रुपए दिया करते थे, जिसमें उन्हें 22 से 25 मिनट की फिल्म चाहिए होती थी, इंक्लूडिंग 1 सॉन्ग जिसका पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ आप करके दोगे, जिसके 3 लाख रुपए देते थे। तो मुझे उमेश ने बुलाया, उमेश ने कहा गहना ये 1.5 लाख रुपए का चेक रखो। मैंने कहा किस चीज़ के चेक दे रहे हो? तो ही सेड कि यार गहना वी वांट यू टू डायरेक्ट 1 फिल्म फॉर अस। मैंने कहा यार फिल्म डायरेक्शन मेरा काम नहीं है। तो बोले हमने देखा तो म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करते हो। तब तक मैंने ना जी के लिए कुछ 12 म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट कर दिए थे। अच्छा। तो बोला आई हैव सीन द क्वालिटी एंड यू आर गुड इन इट। मैंने कहा यार अगर आज मैं डायरेक्शन कर लूँगी तो बाकी डायरेक्टर तो मुझे काम देंगे नहीं, मुझे कोई खड़ा नहीं करेगा, और मेरी जो दुकान है वो इसी में चल रही है। तो ही से कह वो ट्राई तो कर। तो मैंने कहा चेक रखो तुम। बोला नहीं तो ले जा, लगे तो खर्च कर देना, बट ले जा। मैं आई। सो मेरा DOP फ्रेंड है जो बहुत अच्छा, उसने कंगना रनावत वगैरह की फिल्म की, ही इज़ अ बिग DOP। मैं उसको मिली, मैंने अपनी टीम वालों से डिस्कस किया जिनके साथ मैं सॉन्ग डायरेक्ट करती थी। दे सेड कि यार गहना एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट अपन बोल्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कोशिश तो करके देखते हैं। तो बोलता है यार अपन लेकिन ना नॉमिनल बोल्ड करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बात हो गई। हमने एक आर्टिस्ट फाइनल की मेन लीड के लिए, हाइट इज दिस मच, आई गेस इतनी। अब वो मेरे साथ गंदी बात कर चुकी थी, एंड मैंने उसको हॉट शॉट्स की प्रीवियस फिल्म में प्रॉपर टॉपलेस देखा हुआ था, एब्सोल्युटली टॉपलेस, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो ढका हो। तो मुझे उमेश ने बोला क्या यू कास्ट हर, वो ठीक रहेगी। मैंने कहा उसकी शक्ल तो मुझे नहीं अच्छी लगती, बट ठीक है चल। तो हमने उसे कास्ट किया, और सेकेंड डे हमारा शूट था पालघर में, और लोकेशन अच्छी, सब कुछ। हमारा जो एक्टर है वो माइथो सीरियल में हनुमान जी का रोल करता है। वो मेरे साथ उसने गाने किए थे। फिर उसके बाद थिंग्स वर रनिंग फाइन, सब अच्छे चल रहा था। सब लड़कियां ये वही थी जो हर जगह शूट कर रही हैं सबके साथ। तो उमेश कामत उनसे मिलता था, उन्हें रिकमेंड करता था कि गहना वशिष्ठ के साथ फिल्में कर लो, और बहुत खुश हो जाती थी, फिल्में कर लेते। तो बस सब बेसिकली अब आप एक्ट्रेस से
डायरेक्टर बन गई थी और हाँ। अच्छा आप काम कर रही थी, डायरेक्शन कर रही थी, अच्छी लड़कियां आ रही थी, बोल सीन्स हो रहा था, मतलब सब कंफर्टेबल थी। हाँ। तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपका इतना बड़ा नाम जो है राज कुंद्रा का कंट्रोवर्सी हो जाता है, आप जेल चली जाती, क्या हो जाता है बीच में, चीजें कहाँ बिगड़ जाती हैं? एक्चुअली हुआ क्या था, ये बात है 4 फरवरी 2021 की। मड में कुछ लोग शूट कर रहे थे जिनके शूट पे रेड पड़ती है। हाँ। एंड ये जो रेड थी ये प्लान्ड रेड थी, ये पुलिस ने रेड प्लान की थी। ओके। जो लड़की को बुलाते हैं उसको पुलिस पैसे देते हैं, जो वहाँ जो 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं आर्टिस्ट बन के, वो पुलिस की लड़कियाँ हैं। अच्छा। उनका शूट होता है, शूट चल रहा है, पुलिस पहले से ही थी, वो आके घुस जाती है और इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है कुछ 1 बजे दोपहर में, और उन दोनों लड़कियों को भेज दिया जाता है क्योंकि वो दोनों लड़कियां पुलिस की लड़कियां थी। इस मैटर से राज कुंद्रा या मेरा कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि ये जो शूट था वो हॉट हिट ऐप के लिए था। अच्छा। और हॉट हिट ऐप की ओनर थी रोवा और शान बैनर्जी, जो एक्चुअली उस ऐप के ओनर है, और ये लोग अपने लिए शूट करते थे। और ये एक्चुअली पॉर्न शूट करते थे एक्चुअली। अच्छा, वो पॉर्न शूट करते, प्रॉपर पॉर्न शूट होता था। हम लोग को तब तक नहीं पता था, जब हम जेल जाते तब चीज़ें पता चलती। अच्छा, 1 बजे रेड पड़ती है, पुलिस पूछती है कि तुम किन किन लोगों को जानते हो जो ऐसी फिल्में बनाते हैं। तो उसने जैसे सबके नाम लिए, तो राज कुंद्रा का नाम भी आया, मेरा नाम भी हुआ, सपना सप्पू का भी नाम लिया, ऐसे करके शर्लिन का नाम भी लिया, पूनम का भी नाम लिया, ऐसे सभी के नाम लिए गए। ठीक है। मेरे घर में 4 बजे शाम को एक लड़का आता है। मैं घर पे रेडी हो रही थी क्योंकि हिमांशु झुंझुनवाला का यहाँ राइट टेरेस है, वहाँ मेरा एक इवेंट था। मेरी एक फिल्म थी साक्षी, उसका म्यूजिक लॉन्च था, तो मेरे घर पे हेयर मेकअप वाले मुझे रेडी कर रहे हैं। लड़का आता है, बोलता है यार मैम आपके घर में रेड पड़ने वाली है। मैं बहुत लाइटली लेती हूँ। उन दिनों मेरा एक फ्रेंड था राम नाम का, मैं उसे फ़ोन करती हूँ कि राम ऐसा ऐसा करके कुछ होने वाला है। राम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा तो चिल मार। मेरा एक मैनेजर है फिल्म, मैं उसे फ़ोन करती हूँ कि रेड पड़ने की बात चल रही है, बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो चिल मार, कोई होगा। क्योंकि सेम टाइम पे मेरा एक फ्लैट था मालवानी 8 नंबर पे, जिस पे लोगों ने कब्जा कर लिया था। अच्छा। तो मेरे मैनेजर फ्लेन को लगा कि शायद उन लोगों ने भेजा होगा, तो मैंने बहुत लाइटली लिया। मैं रेडी हो रही हूँ, 4:30 बजे मेरे हेयर मेकअप वाले मेरे लिफ्ट तक पहुँचते हैं, और 14 पुलिस वाले सिविल यूनिफॉर्म में सेम टाइम में लिफ्ट से बाहर आते हैं। वो बाहर निकले, मैंने दरवाज़ा बंद किया, मेरी बेल बजी, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे 14 लोग खड़े हैं, जिसमें 7 या 8 मेल थे, बाकी फीमेल थी। धीरज कोहली नाम था। वो मुझे अपना ID कार्ड दिखाते हैं कि हे हाय मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, और मैं सुपर खुश हूँ एकदम। अपने घर में रेड पड़ी है, पता नहीं क्यों पड़ी, भगवान जाने। तो डम थी मैं। तो आई बोलो, तो मैंने कहा सर सेल्फी हो जाए, तो मुझसे कहते हैं कि आप अपने फ़ोन दो। तो मैंने फ़ोन दिया, मेरे पास 3 फ़ोन थे, जिसको मैंने एक नया लिया था, वो पैकेट में था, उसे मैंने यूज़ भी नहीं किया था, 12 मैक्स प्रो 1 दिन पहले मैं ख़रीद के लाई थी, वो पैकेट में रखा है। मैंने 2 फ़ोन इनको दिए, मुझसे पूछे लैपटॉप है, मैंने कहा वो टी टेबल पे रखा है। तो मैंने कहा सर आप ऑपरेट कैसे करोगे, पासवर्ड भी ले लो। मैं तो महान हूँ, कभी कभी मुझे लगता है। मैंने उन्हें पासवर्ड दिया, वो लैपटॉप वगैरह पे बैठ गए, और उनके पास एक टाइपराइटर टाइप का था, वो नोट बनाने लग गए। तो मैंने कहा सर मेरा एक इवेंट है, मैं रेडी हूँ, मैं होकर आती हूँ, आप लोग बैठो। तो मुझसे कहते हैं नो वी वोंट अलाउ यू टू गो। मैंने कहा अच्छा ठीक, लेट्स डू वन थिंग, साथ में चलते हैं, देन विल कम बैक टुगेदर, मैं घर थोड़ी ना छोड़ के जाऊँगी। तो बोलते हैं नहीं यू कैन नॉट गो, हम जैसे आपको फ्री कर देते हैं तब आप चले जाना। मुझे लगा शायद आधे घंटे बैठेंगे। फिर मैं उनके लिए गई, मैं चाय बनाने गई। तो मेरा ना मेन जो मेरा हॉल है, वहाँ पे मेरी ब्लैक कलर की अलमीरा है, उस पर मेरे ना कुछ 14.5 लाख के तनिष्क की ज्वेलरी थी, जो मैंने अपनी मम्मा के लिए ली थी, जिसमें बिल था। मेरी मम्मा की डेथ हो गई कुछ दिन पहले, तो वो पैकेट ही गायब है मेरे घर से, वो पैकेट ही गायब है। फिर मैं बाहर आती हूँ, मैंने चाय दे रही हूँ, हम साथ में बैठ के, मुझसे पूछ, अब मेरा घर वो चेक कर रहे हैं, मेरा सोफ़ा फाड़ दिया, मेरा टेडी वेयर फाड़ दिया, मेरी पानी की टंकी चेक कर रहे हैं, और मुझे नहीं बता रहे कि किस चीज़ की रेड है। मेरे घर में पूरा दिन सारा सामान उथल पुथल कर दिया, मुझसे कब कपड़े चेंज कर लो। फिर मेरे पास चूड़ीदार सूट उठ रखा था, मैं वो पहन लेती हूँ। चल रहा है। तब तक फ्लिन जो मेरा मैनेजर था, वो घर आ जाता है कुछ 7:30-8 बजे तक। वो जाता है इन लोगों से बात करते हैं, मुझसे कहता है गहना अपने को ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं एक पैसे नहीं दूँगी, मेरी मेहनत के पैसे, मैं क्यों पैसे दे दूँ। तो मुझसे कहता है नहीं यू हैव टू पे, क्योंकि पुलिस को पैसे नहीं देते हैं तो मैटर सॉल्व नहीं होगा। मैंने कहा मैं तो नहीं दूँगी, अगर आज दूँगी तो कल फिर आएंगे, परसों फिर आएंगे, मैं क्यों दूँ, और क्या रीज़न है। चल रहा। उसके बाद रात को 12-12:30 बजे मुझसे पूछते हैं, अच्छा मेरे घर पे ना डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिस पे राज कुंद्रा के कंपनी के सिग्नेचर थे। अच्छा। इनकी कंपनी को हॉट शॉट्स नाम है, बट कंपनी का नाम था कैनरिन फिल्म्स।
जो कि लंदन बेस्ड कंपनी थी। हाँ। और उस पर सिग्नेचर थे प्रदीप बख्शी के, जो कि राज कुंद्रा के जीजा हैं। अच्छा। और उमेश कामत को उन्होंने एमडी बना रखा था। राज कुंद्रा का कहीं भी सिग्नेचर नहीं था। हाँ। देखो, जुबानी सबको पता था कि वो राज का ऐप है, लेकिन पेपर डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी राज का नाम नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं, ये राज का ऐप नहीं है। बोले मैम देखो, पता सबको कुछ है। तो मैंने कहा अच्छा छोड़ो, अभी आपको क्या पूछना है। तब मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत कि ये शायद ये वाला मुद्दा है। तो मैं आराम से, जैसे मैं बैठी हूँ, मैं वहाँ पे अपने सोफे पे पालथी मोड़ के बैठती हूँ, ये अपने मोबाइल कैमरा ऑन करते हैं, मुझसे पूछते हैं आपने कौन कौन से फिल्म की है, आपके ऊपर 420 सेक्शन लगता है। मैं पूछी 420 एट व्हाट ग्राउंड? हाँ। तो बोले आपने लाखों रुपए कमाए हैं और आपने आर्टिस्टों को 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं। अच्छा। मैंने कहा यार वो कोई IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम पे स्केल तय कर रखी है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देयर आर टेस्ट। आज से 10 साल पहले मैं भी कम लेती थी। इफ समबडी इज कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी टू पे देम 10,000, व्हाई विल आई पे देम 50 और 1? एंड एनी विच वेज मेरे को पूरी एंटायर फिल्म का जैसे 3 लाख रुपये मिल रहा है, जिसमें पूरा क्रू आता है, तो मैं तो लाखों रुपये वैसे भी नहीं बना रही हूँ पर फिल्म। तो अच्छा, मुझसे गलती क्या हो गई, मैंने इन्हें ना, मुझे ऐसा लगा कई बार ना अपना बहुत ज़्यादा बोलने के चक्कर में ना गलती कर देते हो। मैंने इनको बोला एक काम करो, आप मेरे ना स्पॉट दादा, लोकेशन, फूड वेंडर, एडिटर, DOP सबके नंबर लो एंड यू आस्क ईच एंड एवरीवन कि अगर कभी किसी ने मुझसे 10,000 मांगा है तो क्या कभी मैंने नेगोशिएट भी किया है? और मैंने प्रॉपर रजिस्टर पे एक एक नंबर, एक एक चीज़ इनको लिख लिख के सारी दे दी, सारी। फिर ये मुझसे रात को बोलते हैं कि एक काम करिए, आप ये बताइए राज कुंद्रा के साथ आपके क्या रिलेशन थे? मैंने कहा मेरे कोई रिलेशन नहीं थे, वो सिर्फ मैं ऑफिस में जाती थी, आई यूज़ टू मीट हिम, और हमने शायद कभी गले भी नहीं लगे होंगे। बोले कि आप उन पे 376 लगा सकती हैं। मैंने कहा 376 क्या होता है डूड? ये तो मुझे नहीं पता, मैं लॉ इलिटरेट थी, अभी मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। परिस्थितियों ने बना दिया एक्चुअली। और जब जेल हो गया तो ना आपकी लाइफ में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मुझसे कहते हैं किसी पैसे ऐसी की बात में करते हैं, 376 होता है रेप। हाँ। मैंने कहा राज कुंद्रा मुझे क्यों रेप करेगा यार? वाई विल ही रेप मी? ही लिव्स इन जुहू, आई लिव इन लोखंडवाला, वो वहाँ से रेप करने तो नहीं आएगा। और सेकंड, ही कैन नॉट फोर्स मी टू शूट। वो कोई मेरा शॉफर तो है नहीं कि सुबह आएगा मुझे उठाएगा, मैम उठो शूट पे चलो, एट दैट ड्रॉप करेगा। तो इसी शूटिंग आप किसी से फोर्स करके नहीं करवा सकते। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना तो ये स्टे करेगा ना स्टैंड करेगा। बोले मम्मी डोंट वरी, हम पुलिस, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, बड़ा हाई। अच्छा, तब तक हमने क्या होता, हमने जो फिल्में देख रखी होती है ना, फिल्मों में जो कोर्ट का जो सिस्टम दिखाता है और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है, जो हम देखना चाहते हैं, हकीकत बिल्कुल अलग है। हाँ, पुलिस जो चाहे वो केस कर सकती है। अच्छा। ऐसा, हाँ, कोई भी केस लगा सकती है, डोंट इवन हैव टू बी देयर, ऐसे पुलिस केस लगा सकती है। ठीक है, चलता रहा। रात को मेरे घर में 3 पुलिस वाले रुक जाते हैं, बाकी चले जाते हैं, 2 फीमेल। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुंबई पुलिस जो है राज कुंद्रा पे फेक ऐसे बनावटी केस क्यों लगा चाह रहे मुझे? थे? मैं क्या बताती उनका इससे बेनिफिट हो सकता है? हाँ। क्या सेंस किया आपने? हाँ, क्या कैसे किया मैंने वो बताती हूँ। रात भर मेरे घर में 3 पुलिस वाले रुक गए। सेकंड डे मुझे बाइकला लेके गए, वहाँ पे मुझे 5 लोग मिलते हैं जिन्हें शूट की रेड पे उठाया गया था, उन्हें कोर्ट से लेकर आया गया। अगर मैं गलत थी तो जब मेरे घर में 4 तारीख को रेड हुई तो 5 तारीख को जो बाकी लोगों को कोर्ट में लेके गए, मुझे क्यों नहीं लेकर गए? है ना, जो बाकी 5 लोग हैं, अगर 4 को मैं भी अरेस्ट हो रही हूँ, वो भी अरेस्ट हो रहे हैं, तो 5 को मैं कोर्ट पे क्यों नहीं खड़ी हो रही हूँ? करेक्ट। दिन भर टाइम पास होता है, पैसों की डीलिंग, राज कुंद्रा पे केस, मुझे शाम को घर वापस भेज दिया जाता है। अगर मेरे खिलाफ प्रूफ था तो मुझे 5 को क्यों नहीं खड़ा किया गया? 6 को मुझे फिर बुलाते हैं सेक्शन 41 इशू करके, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी। एंटायर मीडिया वॉज देयर, मैं नीचे खड़ी हूँ, मुझे कहते हैं ब्रिज के नीचे जाके कुछ खा पी कर आ जाओ, मैं खा कर आती हूँ। 6 को भी टाइम पास चल रहा है, 6 को क्यों नहीं लेके गए मुझे? अगर मैं उन लोगों से रिलेटेड थी जो लोग शूट पे मिले थे, मुझे क्यों नहीं खड़ा किया गया? ठीक है, 6 को टाइम पास होता है, मुझे पेपर दिया जाता है, कहा जाता है राज कुंद्रा पे केस कर दो, कर दोगे तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। तब हम पूछते नहीं थे कि आप ऐसा क्यों करने को कह रहे हो? पुलिस आपको लगता है मुझे जवाब देगी? जो लोग मेरे घर में बिना वारंट के घुस जाते हैं वो मेरी सुनेंगे, ऐसा लगता है? मुंबई पुलिस को तो इंडिया का बेस्ट पुलिस कहा गया है। मैंने भुगता है। फिर उसके बाद दिन भर टाइम पास होता है, मुझसे कहते हैं मैम केस लगा दे, 1 करोड़ रुपए हम आपको देंगे, लूज कैश में बोलो वेट टैक्स बोलो। मैंने कहा मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। 6 को पूरा टाइम पास होता है, 6:30-7 बजे मुझसे एक ब्लैंक पेपर पे साइन कराया जाता है। रात को मुझे आज़ाद मैदान में जो लॉकअप है वहाँ भेजा जाता है। 7 तारीख को मुझे कोर्ट में खड़ा किया जाता है। अगर मैं गलत थी तो 4 को जब अरेस्ट किया, 5 को क्यों नहीं खड़ा किया गया? ठीक है,
7 को लेके जाते हैं। मेरी चार्जशीट मैं दिखा सकती हूँ 10,500 पेजेस की है। पता उसमें पुलिस ने क्या लिखा है? हाँ। पुलिस ने ये लिखा है कि गहना herself has come to us, हाँ। came to us, और उसने कहा है कि मैं ऐसे छाती पीट पीट के उसे लिखा है, हाँ मैंने किया है, ऐसा लिखा है यार। who does this यार आज की डेट में? Without your consent they have like written. They can write any anything. bullshit है. They can write anything. They can actually write anything. हाँ, उन्होंने लिखा है। अब वो वहाँ पे कोर्ट पे खड़े जज पूछते हैं आपको कुछ कहना है? यार मुझे पता है, क्या मैं प्रोफेशनल हूँ क्या, मुझे पता होगा? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। ऐसे करके 14 दिन की पीसी चलती है, ठीक है। पुलिस कस्टडी। कोर्ट वालों को ना, मतलब पुलिस को समझ में आ गया था कि केस स्टैंड नहीं करेगा। द रीज़न वॉज सेंसर, डिजिटल पे सेंसर नहीं था। उस समय तक जो हम पे केस लगे थे वो लगे थे 292, 293 आईटी के सेक्टर्स और 420 292 विच आर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, जिसका मतलब है कि गलत फिल्मों को ब्रॉडकास्ट करना, पॉर्न फिल्मों को। 354 लगा था, जिसका मतलब मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन ऐसा करके कुछ है। तो ये सारे सेक्शन इसलिए नहीं लगते थे उस समय क्योंकि डिजिटल पे सेंसर नहीं है। हाँ। तो अगर आपके घर में दरवाज़ा नहीं है तो यू कैनॉट स्टॉप ना कि अंदर आओ नहीं आओ। तो पुलिस ने जो गेम मेरे साथ किया था, विक्टिम और अक्यूज का गेम, कि अगर आप विक्टिम नहीं बनते हो तो विल मेक यू अक्यूज। मतलब अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती कि मैं विक्टिम हूँ और राज कुंद्रा ने मेरे साथ मॉलेस्टेशन किया है, मुझे यूज़ किया है, तो आज शायद जो बाकी देवियाँ बनी फिर रही है, मैं भी एक देवी बनी होती और मैं कहती कि राज कुंद्रा तू ही क्रिमिनल है। तो ऐसा वो देवियाँ कौन है? ऐसी बहुत सारी फिर क्या हुआ, इन्होंने हर लड़की को फ़ोन किया, हर लड़की को। हाँ, सेम स्टोरी, आप नहीं होंगी तो जो गहना का हाल हम आपका कर देंगे, जो गहना का हाल हम वो कर देंगे। उनमें से एक लड़की इनकी बातों में कन्विंस हो गई। उस लड़की को इन लोगों ने 3 दिन तक अपने पुलिस स्टेशन में ज़बरदस्ती रखा। फाइनली उस लड़की ने केस किया मुझ पर गैंग रेप का। मेरे पास गैंग रेप में 376D उसने स्टेट किया है, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरे सेट पर उसको सब ने रेप किया है। और तो मैं पूछी कि अच्छा, जब हम पुलिस चौकी में मिले तो मुझे नहीं पता था उसने केस किया, तो मैंने पूछा हाय बेटा, तो बोली हाय मैम, दिस इज हाउ वी वर टॉकिंग। तो मैंने कहा कि बेटे क्या हुआ, आप क्यों आए? बोले मैम मेरे गैंग रेप हुआ। मैंने कहा किसने किया है? तो बोलते मैम आपके सेट पे हुआ है। एंड इट वाज अ शॉकिंग थिंग बट स्टिल ठीक है। तो मैंने पुलिस को कहा कि सर आप एक काम करो ना, इसका फ़ोन ले लो। जिस दिन का शूट है ना, सिंस देन जब तक मैं बाहर हूँ, मुझे हर रोज़ वो मैसेज करती थी कि मैम इट वाज लवली वर्किंग विद यू, मैम आपके साथ काम करके बहुत मज़ा है। तो मुझे नहीं मालूम ऐसा कौन सा रेप है जो करा के मज़ा आता है, ठीक है। सेकेंड चीज़, जब हम शूट कर रहे थे तो हम लोग लाइव थे ऑन इंस्टाग्राम, हमने टिकटॉक वीडियोस बनाए हैं। तो ऐसा कौन सा रेप है जिसमें बैठ करके लोग लाइव जा रहे होते हैं, टिकटॉक वीडियो बना रहे होते हैं, पॉइंट, ठीक है। और मैंने पुलिस को कहा कि अब उसका फ़ोन ले लो। तो बंदी 3rd फ्लोर से नीचे भाग कर आती है। 2 WPC वुमन पुलिस कांस्टेबल्स को उठा के लेकर आती है। वो फिर वो कहती है मुझे केस नहीं करना, फिर उसको उठा के ज़बरदस्ती लाते हैं, वो बैठती है। फिर उसने ये बोला है कि उसका रेप हो रहा था, जैसे बहुत लोग उसका रेप कर रहे थे। मतलब वो एक आता, मैं पूछी बेटा रेप कैसे हो? सब ने एक साथ किया तो बच कैसे गई? बोलती नहीं मैम मेरा 1 by 1 रेप हुआ है। तो मैंने पूछा कैसा हुआ? तो बोली मैम जब एक आता था फिर दूसरा आता था, तो मैं पूछती जब जाता था तब तुम क्या करती? बोलती मैं वेट करती थी। तो मैं तब तक मैं क्या करती थी? तो बोलती मैं अब थक जाते थे तो पहले आप ऐसे बैठते थे, फिर अब थक जाते थे, फिर आप ऐसे बैठते थे, फिर अब थक जाते थे और चलते थे। मैंने कहा 17 लोगों ने रेप किया था, बहुत टाइम गया होगा। ये ऐसे करके स्टेटमेंट है। एंड देन उसने कहा कि उसकी फिल्म को हमने ब्रॉडकास्ट किया है, जबकि वो फिल्म कभी एडिट ही नहीं हुई। अच्छा। कभी वो टेबल तक ही नहीं पहुंची। तो जब फिल्म एडिट ही नहीं हुई, टेबल तक नहीं पहुंची, तो रिलीज़ कैसे होगी? तो सारे स्टेटमेंट्स वो फॉल्स। हमें उठा के बायकला जेल में भेज दिया जाता है। 133 दिन हम वहाँ होते हैं। अच्छा मैं वहाँ से बाहर आ जाती हूँ। टिल देन राज कुंद्रा पे कोई केस नहीं था, ठीक है। मैं बाहर आती हूँ 22 जून को। मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ अपने घर पे, ठीक है। बड़े डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं। तो 19 जुलाई को राज कुंद्रा को बुलाया जाता है कि आप आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ बुलाया जाता है और बुलाने के बाद राज कुंद्रा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा। मुझे रात को 10:30-11 बजे मीडिया से कॉल आता है कि मैम ही गॉट अरेस्टेड, आपको क्या कहना है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, समझ नहीं आ रहा। बट मुझे समझ में आ गया था कि मैं फिर से फंसने वाली हूँ, क्योंकि जब बिना कुछ के फंसा दिया तो फिर से फंसाएंगे। तो मैं रातों रात अपना सामान उठाती हूँ और मैं कहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। मैं सुबह 10:30 बजे मैं प्रॉपर एक मीडिया को स्टेटमेंट देती हूँ। जब आपने देखा होगा मैं कार में बैठी हुई हूँ और मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जेन्युइनली। यार जेल एक ऐसी जगह है आपको कुछ समझ नहीं आता।
आप 24 घंटे डिप्रेशन में होते हो, आपके घर वाले नहीं हैं, आपको पुलिस ने फ़ोन नहीं करने दिया घर वालों को, आपके फैमिली को, आपके पास लॉयर नहीं, आपके पास एडवोकेट नहीं, आप रात दिन एक ऐसी जगह पर हो जो आप कभी सोच नहीं सकते हो। तो मेरी आँख सब घुस गई थी, मेरी शुगर, अच्छा मैं जब जेल में थी तो मैं कोविड सेंटर गई, मेरे को कोविड हो गया, मेरी 650 शुगर थी, तो मैं जे हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरी हालातों से गुजरा। हाँ, तो मैंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि दोस्त फिल्म्स वर जस्ट एरोटिकल फिल्म्स, पॉर्न नहीं थे, अपने पॉर्न मत कही, ये सब वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने एक तीसरा केस रजिस्टर किया, जो कि ये केस है कि लड़की ने कहा है, अच्छा राज कुंद्रा के जितने डायरेक्टर सब पे ये केस है, सब पे। लड़की ने ये कहा है कि जनवरी में वो किसी के साथ शूट करने गई, तो डायरेक्टर कहता है कि मैम जो हम शूट कर रहे हैं वी वोंट ब्रॉडकास्ट दिस, हम सिर्फ शूट अपने लिए कर रहे हैं, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा डेटा है, ये है वो है, बहुत टाइम है, बहुत पैसे हैं, इसलिए वो शूट कर रहे हैं। मतलब हाउ स्टूपिड, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है ना। जो शूट करेंगे वही ब्रॉडकास्ट करेंगे, 3 लाख रुपए मिल रहा है, 3 करोड़ तो मिल ही रहे हैं यार, खत्म करना है शूट। फिर सेकंड फिल्म के लिए उसने कहा कि सेम डायरेक्टर ने किया कि जो शूट किया है उसने कहा कि मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करूँगा, तो लड़की बहुत बेचारी थी, उसने शूट कर लिया और वो ब्रॉडकास्ट कर दिया। फिर मार्च में मुझे मिलती है, तो गहना मैम गहना मैम को बहुत मज़ा आ रहा था, गहना मैम को पता नहीं लड़कियों को देख के क्या मज़ा आ रहा है गहना मैम ने शूट किया और जो शूट किया वही ब्रॉडकास्ट कर दी। अरे बेवकूफ़, मैं वही ब्रॉडकास्ट करूँगी जो मैं शूट करूँगी, मैं शूट इसलिए करूँगी, मुझे लड़की को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, ठीक है तुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर कोई इंसान होगा या कुछ होगा तो बिहाइंड द सीन करेगा ना, कैमरे में क्यों देखेगा तुझे। अगर किसी को गलत करना होगा, एक्सप्लॉइट करना होगा, मीटू करना होगा, तो बिहाइंड द कैमरा होगा, बिफोर द डोर होगा, बिफोर द शूट होगा, पहले क्यों होगा, मतलब ऑन सेट नहीं होगा। फिर चौथा ऐसे उसने ऐसे करके दर्जन लोगों पे केस कर दिया। अच्छा ये मैटर अभी हमने डिस्चार्ज के लिए डाला हुआ है कोर्ट में, मैंने भी डाला है, राज ने भी डिस्चार्ज के लिए डाला हुआ है। ओके, सो आपने तो क्लोजली काम किया राज कुंद्रा के इस, तो वो पोर्नोग्राफी नहीं थी, फिल्म्स एरोटिक थी, एरोटिक बोल्ड थी, नो डाउट एट ऑल, फिल्म्स वर बोल्ड, बट पॉर्न नहीं थी। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही उसमें जिससे पॉर्न कंसिडर कर सको, आप उसे सिंगल एक्स भी नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि राज कुंद्रा जी को बेफजूल में जेल में डाल दिया गया, वो भी फंस गए, आपको लगता है कि मुझे लगता है सबसे पहले तो मुझे बेफजूल डाला गया, क्योंकि ना तो मैं आपकी ओनर हूँ। देखो, अगर राज कुंद्रा के लिए फिल्में बनाते थे तो दर्जन लोग बनाते थे, मैं अकेले तो बनाती नहीं थी, तो मुझे अकेले को टारगेट किया गया, पहला। दूसरी बात, मैं आपकी ओनर नहीं हूँ, ठीक है। तीसरी, मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, अब उसमें मैं 30-40 हज़ार अगर बचा पा रही हूँ तो उससे ज़्यादा तो मैं अपना पर डे वैसे ही ले रही थी यार। अब मैं नए लोग जो स्ट्रगलर हैं, जो दूसरों के साथ जाके सोते हैं, वो उन्हें काम नहीं देते, एटलीस्ट मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रही थी, एहसान मानो यार। फिर भी मैं फंस गई, ठीक है। तो मैं पहले तो मैं कहूँगी मुझे बेफजूल फंसाया गया है, फिर बाद में राज को फंसाया गया है। तो इन दौरान क्या आपकी शिल्पा शेट्टी से कभी बातचीत हुई या कभी उनका फ़ोन आया, कभी कुछ जानने के लिए? देखो, मेरी ना जो लास्ट जो बात हुई थी शिल्पा शेट्टी से, व्हेन राज कुंद्रा केम आउट, तो मुझे सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि यार गहना, हाथ जोड़ के थैंक यू। शिल्पा जी ने कहा आपको? दोनों से बात हुई थी, म्यूचुअली, दोनों से बात हुई मेरी म्यूचुअली, कि यार गहना इतने टफ टाइम पे कोई साथ नहीं देता, और ना तो हमने तेरे लिए एडवोकेट किया, ना हमने तेरा कोई सपोर्ट किया, ना हम लोग कहीं तेरे लिए कुछ किए, बट तू हर जगह हम लोगों के लिए लड़ी और दुनिया को वो वाला पेज, वो पन्ना दिखाया, वो वाला जो लोगों को नहीं पता था, क्योंकि लोगों ने तो मान लिया था कि राज कुंद्रा रेप करता है, लोगों ने मान लिया था। तो जो दूसरा साइड था वो मैंने दिखाया, तो उसके लिए दे वर वेरी थैंकफुल। बस। तो मिली शिल्पा से बाद में जेल से? नहीं, मैं उसके बाद नहीं मिली, और जब भी मेरी मुलाकात पहले हुई है वो सिर्फ ऑफिस में ही हुई थी, उसके बाद कभी नहीं मिली। तो शिल्पा शेट्टी को पता था कि इस तरह का कोई ऐप है जो कि राज उनके हस्बैंड बना रहे हैं? उनको आइडिया था? शी वॉज वेरी वेल अवेयर कि ऐप है, और क्योंकि हम लोग ऑफिस में मिलते थे, आई वॉज देयर इन दीपावली ऑल्सो, बीच में भी कई बार आई वॉज देयर, बट हाँ, पॉर्न नहीं बनाते हैं ये सबको पता था। रीज़न, क्योंकि ये फिल्में, पता क्या होता है, फिल्में जो चीज़ें गूगल पे है ना, दिस इज़ फॉर एवर, है ना, यू कैन नॉट अनगूगल इट, राइट। आप ना बंद कमरे के अंदर कुछ भी करो, एक अलग चीज़ है। राज कुंद्रा इज नॉट समवन जैसे पॉर्न बनाने की ज़रूरत है यार, वो बहुत रिच है, और अगर वो ब्रॉडकास्ट करेंगे तो नेचुरली सबको पता होगा। तो शिल्पा वॉज वेरी वेल अवेयर कि फिल्में बनती हैं, बट ये भी फैक्ट है कि पॉर्न थी ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूँ कि उन्हें पता था कि नहीं पता था कि पॉर्न है। हाँ, बट कहीं ना कहीं बी ग्रेड सी ग्रेड की तो फिल्म थी यार। आज महेश भट्ट की फिल्में भी तो वैसी होती है, फिर वो बड़े पर्दे पर है तो अपने कुछ भी कह दोगे, हमारी फिल्म में छोटे पर्दों पर है तो कुछ भी कह दोगे। तो आपको क्या लगता है कि राज कुंद्रा जो इतने बड़े बिजनेसमैन है, उनका इतना बड़ा अंपायर है, उनको इस काम में
नहीं आना चाहिए था बेसिकली। अच्छा, बट आई फील कि सी ये ना डिजिटल इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है, आज भी बूम पर है। तो क्या हुआ, वो ना ग्रेजुअली चीज़ें शुरू हो रही थी। सो जैसे हर आदमी, अब ऑल्ट बालाजी क्या बनाता है, एकता कपूर यही बनाती है ना, उल्लू वाले भी यही बनाते हैं, है ना। तो सभी बना रहे थे, तो राजकुंदर ने भी सोचा मैं भी अपने कैप्स शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता था, दुनिया को किसी को नहीं पता था कि इतना गंदा हो जाएगा। ओके, तो कर सब रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपकी किस्मत कहीं खराब कह सकते हैं, इसलिए। ओके, मूविंग ऑन टू आवर सेकंड कंट्रोवर्सी, जहाँ पर कहते हैं कि बेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत क्लोज होती है अपने पिता के लिए, और जब आप जेल में थी तब मीडिया अप्रोच कर रही थी आपके फादर को, लेकिन आपके फादर ने कहा मैं गहना वर्षिस को नहीं जानता हूँ, ये कौन है, इस नाम की लड़की को हम नहीं जानते। अच्छा हुआ क्या था, मीडिया वाले किसी और को अप्रोच कर रहे थे, मेरे पापा को। एक्चुअली क्या है, विकिपीडिया में इन लोगों ने लिख रखा है कि मेरे पापा का नाम राजेंद्र कुमार है और मेरी मम्मा का नाम मीना कुमारी है, जो कि नहीं है। अच्छा, क्या हुआ, मीडिया वाले किसी और को अप्रोच कर रहे थे, मेरे पापा के पास वो नहीं गए। अब वो किसी और को पूछोगे तो नेचुरली वो ये कहेगा कि वो मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे घर मीडिया पहुँची थी, पुलिस से मीडिया पहुँची थी बाद में, बहुत सारे चैनल, तो वो मेरे स्कूल भी गए, मेरे प्रिंसिपल से भी मिले, मेरे पापा को भी मिले, सबको मिले। और मेरे प्रिंसिपल जो है वो एक टाइम पे मेरे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे। आई हैड अ क्रश ऑन हिम बिग टाइम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये सच है लवर। अरे मैं बर्बाद ही हुई हूँ। फिर क्या हुआ, इवन उन्होंने भी यही कहा कि यार मैं वंदना तिवारी, जो कि मेरा एक्चुअल नेम है जी, मैं वो बहुत स्टूडियस हुआ करती थी। उसने कभी किसी कल्चरल एक्टिविटी तक में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। मतलब मेरे लिए ये भी बिलीव करना बहुत टफ होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में चली गई है। और जितना मैं उसको जानता हूँ, जब वो 11th-12th में भी थी तब वो 6th-7th के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, तब वो अपनी 11th-12th की फी दिया करती थी। मैंने उसको जीवन भर मेहनत करते देखा है, तो वो कभी किसी का मेहनत का तो नहीं खाएगी। एंड उन्होंने मुझे देखा है, मैं चिरमिरी में छोटी सी जगह बरतुंगा, मैं वहाँ रहती थी और मेरी स्कूल थी बड़ी बाजार में। मैं हर रोज 15 किलोमीटर चलती थी। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, मैं कम से कम 1.5 घंटे पैदल चलती थी, तो मैं मेरे स्कूल पहुंचती थी। मैं वहां से वापस जब आती थी तो मैं रोज चलती थी। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं 2.5 से 3 घंटे नहीं चलती थी। मेरे पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने देखा है कि ये लड़की को मैंने रात दिन मेहनत करते देखा है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। तो आपके जो संबंध है परिवार के साथ वो ठीक है? बहुत अच्छे हैं। ऐसे पापा घर पर ही है। अच्छा, बॉम्बे में? वाह। मैं अभी लास्ट वीक उनको त्र्यंबकेश्वर लेके गई थी। हम लोग शिरडी गए थे। अभी 3 दिन पहले हम जुहू बीच में घूम रहे थे। तो मेरे पापा यही हैं, मेरी सिस्टर यही है, मेरे सिस्टर का बेटा यही है, और सब आते रहते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी शर्मिंदगी महसूस अपने काम को लेकर होता है कि लोग मुझे वैम्प या फिर क्योंकि गहना वशिष्ठ का जब हम नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कनोटेशन आपके नाम से जुड़ा हुआ है कि लोग किसका नाम ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज जब मैं आपसे करीब से मिल रही हूँ, आप बिल्कुल दिल की अच्छी और बहुत खूबसूरत इंसान हैं, और इस इंटरव्यू को देखने के बाद काफ़ी लोग आपको बहुत नज़रिया बदलेगा उनका आपके टूवर्ड्स। थैंक यू सो मच। आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी जी। मैंने कुछ 91 वेब सीरीज़ डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया, 91। ओके, अच्छा। मैंने 67 से ज़्यादा एक्टर्स लॉन्च किए हैं। मतलब अगर मुझे कोई मेड, बिलीव मी मेड, अगर वो मुझे सुंदर लिख रही है और मुझे अप्रोच करती है ना कि मैम मैं कभी बनना चाहती हूँ सेकंड जो मेरे सेट पर एज ए हीरोइन है। हाँ। मेरे सेट पर अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है, इफ शी कम्स टू मी कि मैम मुझे बनना है हीरोइन, वो मेरे सेट पे हीरोइन है। मेरे सेट पर मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया। मैं कभी शूट के बाद या पहले कभी किसी से नहीं मिलती। अगर मुझे किसी आर्टिस्ट, अगर सपोज मेरे पास ऑन द स्पॉट आर्टिस्ट नहीं है, मेरी किसी से बात है तो मैं वीडियो कॉल पे करती हूँ। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि यार जो मीरा रोड से रह रही है लोखंडवाला तक आओ, क्योंकि जो आने जाने के 500 रुपये भी लगते हैं ना, उसमें भी इंसान 2 दिन का खाना खा सकता है। मैं कभी किसी का 5 पैसा नहीं खराब कराती। आज जब मैं बाहर निकली थी ना जेल से, मेरे पास ना बहुत सारे वॉइस नोट्स होंगे। मेरे स्पॉट दादा जेल के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। मैं जब बाहर निकली हूँ, मेरी पूरी यूनिट मुझसे मेरे घर के नीचे मिलने आई थी। स्पॉट दादा वो सिर्फ 1000 या 1200 रुपये पर डे लेते हैं यार। यहाँ से बायकला तक जाने में उनका 1000 रुपये लग गया होगा। वो 4 बार आए हैं। मेरे पास वकील नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं अरेस्ट हुई मेरे पास कुछ नहीं था ना। नहीं था। एक लड़का आता है अचानक से, वो वकील करता है, कल्याण से वो अप एंड डाउन करता है। एक वकील आता है जो कहता है मैं तुम्हारा फ्री में केस लड़ूंगा। यार ये मेरे अच्छे कर्म है, तभी तो कर्म है। जी बिल्कुल। वरना मुझे बताओ मेरे पास क्या था, मैं तो अरेस्ट हो गई, मेरे पास कुछ नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो
शर्लीन चोपड़ा को आपने बोला था कि तुम्हें तो राज कुंद्रा को वर्शिप करना चाहिए, उनके हाँ। पैरों को छूना चाहिए, तो ऐसा क्यों कहा था? मैं ये वीडियो आप मुझे बोलेंगे तो मेरा फ़ोन वहाँ पे रखा है, आई कैन शो यू, मतलब वीडियोस अभी 1 हफ्ते पुराना वीडियो है। शर्लीन चोपड़ा एब्सोल्युटली न्यूड, एब्सोल्युटली। देखो 2012 में जब एक मैगजीन आई थी, प्ले बॉय मैगजीन, ओके, प्ले बॉय मैगजीन में उसने एब्सोल्युटली कम्प्लीटली जो भी बोलो पूरी तरह से न्यूड किया था। फिर रुपेश पॉल की एक फिल्म आई थी कामा सूत्रा 3D, उसमें भी पूरी तरह से न्यूड थी। मुझे बता दो 2012 पहले आता है या 2019? आपको 2012, तो तुम तो पहले से कर रही हो। एंड अगर आप कहती हो कि राज वाज द वन हु हैज ब्रॉट यू इन पॉर्न इंडस्ट्री, एंड इफ आई से यू वर द वन हु हैज ब्रॉट हिम इन पॉर्न इंडस्ट्री, तो क्या ज़्यादा सही है? इंट्रोड्यूस्ड पॉर्न इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, फॉर पीपल लाइक अस, जब हम बाहर से आते हैं हमें तो पता ही नहीं है कि यार ऐसा भी कुछ होता है। तुम थी जिसने सारा जो गंद फैलाया। पूनम कहती है कि वो हो जाएगा तो वो पूरे कपड़े न्यूड हो जाएगी, वो स्ट्रिपिंग कर देगी। पूनम पांडे। हाँ, तुम लोग ये कह रही हो, फिर तुम किसी एक आदमी पे ब्लेम कर रही हो यार। बिलीव मी, 5 दिन पुराना वीडियो है, मेरे पास फ़ोन पे है, 6.5 मिनट का वीडियो, वो पूरी न्यूड है, शी इज़ डूइंग फिंगरिंग, पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तो आर्टिफिशियल है, सब कुछ प्लास्टिक कर रखा है। यार एक बात मुझे समझ नहीं आती, आप खुद गटर में हो, दूसरों को क्यों खींच रहे हो यार? आप अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा क्यों कर रहे हो? किसी ने गले मतलब बंदूक रख के तो नहीं कहा कि राज पे केस करो, तो ये तो पूरी तरह से झूठ था। और मैं इसलिए कहूँगी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब शर्लिन का जो ऐप चलता था आर्म्स प्राइम का, तो उसका ओनर राज ही था। ठीक है, तो जो तुमने 2-3 साल जितने पैसे कमाए हो तो वहीं से कमाए हैं, तुमने और किया क्या है? तो यार अगर एक आदमी आपको, मतलब मैं बताऊँ, अगर मुझे कोई इंसान एक वक्त 1 गिलास पानी पिला देना, मैं शायद उसका जीवन भर एहसान मानूँ। राज ने मेरे लिए एडवोकेट नहीं किया, राज ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरे अकाउंट्स वर फ्रोजन, मेरा अकाउंट फ्रीज थे, मेरा नवंबर में अकाउंट खुला है, मेरे पास कुछ नहीं था, राज ने मुझे 1 पैसे नहीं दिए, फिर भी मैं खड़ी रही उनके साथ, खड़ी रही ना मैं। आज अगर मैं चलते फिरते मुझे एक ऑटो वाला मिल जाए, मुझे लग जाए ना कि सही है, तो मैं उसके लिए भी लड़ लूँगी। यार इतनी तो इंसानियत रखो। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं शर्लीन चोपड़ा, पूनम पांडे, राज कुंद्रा का जब कंट्रोवर्सी शुरू हुआ तो सब आकर उसमें जो है बोलना शुरू कर दी। पब्लिसिटी स्टंट समझती हैं इसको? नहीं, मैं इसे पब्लिसिटी स्टंट के साथ साथ ना ये समझती हूँ कि उन्हें समझ में आ गया था कि अगर वो खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वो भी जेल जाएंगी। क्योंकि शर्लिन ने जो शूट किए थे उसके सेम मैटर में मीता झुंझुनवाला जेल में थी, जो राज की पीए हैं, शी वाज देयर विद मी इन बायकला जेल। सेम मैटर पे शर्लिन ने ये कहा कि मीता झुंझुनवाला ने उसको फोर्स करके शूट कराया है। यार न्यूडिटी के लिए कोई किसी को कैसे फोर्स कर सकता है? आप अपने घर पे कैमरा ऑन करके लाइव है ना, न्यूड हो रही हैं, तो कोई कैसे? तो सेम केस के लिए राज पे मीता पे सब पे शर्लिन ने केस किया था, क्योंकि वहाँ पे विक्टिम बन गई थी। आई जस्ट टोल्ड यू ना, अगर मैं विक्टिम बन गई होती तो मैं जेल नहीं जाती। जेल नहीं जाती, ये बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने। कहीं ना कहीं रिग्रेट करती हैं इस चीज़ को? रिग्रेट करती हैं बिल्कुल कि मुझे राज के खिलाफ बोल देना चाहिए था? नहीं, मैं कभी नहीं करती, क्योंकि रीजन में बताऊँ क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, आज अगर आपने किसी का बुरा किया है ना, बहुत ज़्यादा 1 साल आपके साथ होगा। अभी एक लड़की है ख्वाहिश मैथ्यू, जिसका नाम है आरती मित्तल, अभी रिसेंटली वो प्रोस्टिट्यूशन केस में अंदर गई है। उसने मेरी एक फिल्म की हुई थी फॉर हॉट शॉट्स। फिल्म के टाइम, फिल्म करने के बाद, फिल्म रिलीज होने के हफ्ते भर बाद उसने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया था। मेरे पास कम से कम उसके 50 मेल है, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मुझे 3 लाख रुपए दे दो, मुझे 6 लाख रुपए दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। उसने मेरा नंबर इंस्टाग्राम हर जगह पे डाल दिया था। अच्छा। मुझे दिन रात लोगों के फ़ोन आते थे, मुझे रात दिन परेशान करती थी। जब मैं अरेस्ट हो गई, अरेस्ट होने के बाद उसने किसी को कुछ पैसे भी दिए थे कि गहना पे मेरा वाला केस भी लगाओ, जो नहीं लग पाया। तो बाद में उसने उस आदमी को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया कि तुमने मेरे साइड वाला केस गहना पे नहीं कराया। आज देखो वो अपने किए का भुगत रही है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। अगर मैं किसी को फंसाती तो आज मैं भी फंसी हुई होती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साल 2011 में जो है आपने अपने वेस्ट पे इंडियन फ्लैग इनकाफ कराया था, जिसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया और शायद फिजिकल अब्यूज़ भी हुआ था। क्या है पूरी सच्चाई? अच्छा, हुआ क्या था ये हम लोग, अच्छा इसमें फ्लैग का कोई सीन है ही नहीं। अच्छा, 2011 में मैं एक म्यूज़िक वीडियो शूट कर रही थी, ठीक है। उस टाइम पे मुझे पहली बार ये फ्लिन मिला। मैं फ्लिन का नाम फिर से मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ फ्लिन का।
फ्लिन ये वो बंदा है, जब मैं जिस दिन मेरे घर पुलिस आई थी उस दिन मेरे घर पे आके बैठा था। हाँ। जब मैं अंदर जाती हूँ तो मेरे प्रोड्यूसरों को ये बोल कर, मेरे घर वालों को बोलकर, मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया था मेरा, लोगों को नहीं पता है, मेरे घर वालों से, मेरे प्रोड्यूसरों से 14,10,000 रुपये ले लिया फ्लिन ने ये बोलकर कि गहना को अंदर मेडिसिन की ज़रूरत है, इंसुलिन की ज़रूरत है, इसकी है उसकी है, और वो पूरी तरह से ट्राई कर रहा था कि मैं जितने ज़्यादा टाइम तक अंदर रहूँगी वो उतने ज़्यादा पैसे बना लेगा। तो उसने अपनी जी जान लगा के मेहनत की, और आज वो आदमी का पूरा पैर सड़ चुका है, पूरा पैर गल रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, किसी भी उसके पैर भी काट दिए जाएंगे 2 साल, ठीक है। सो ये वही आदमी है जो मुझे 2011 में मिला था पहली बार। इसने क्या किया था, इसने बनाई थी मॉफ फोटोज़। ये मॉफ फोटोज़ में बहुत माहिर है, ये शर्लिन का भी मैनेजर रह चुका है, ये बहुतों का, ये सबकी फ़ोटोज़ मॉफ करता है। इसने बनाई थी फ़ोटोज़ मॉफ, और इसने पूरा प्लान किया था। इसको ऐसा लगा था कि ये करने से आई माइट गेट इनटू बिग बॉस, ठीक है। तो ये सारा जो किया धरा था वो बिग बॉस के लिए था, बट इन एक्चुअल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बस दैट्स द कॉन्ट्रोवर्सी। ओके, सो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज तो हमने कवर कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट segment, जहाँ पर you will be revealing secrets about the stars or celebrity that you have worked with closely. So राज कुंद्रा के साथ आपने काम किया, so कैसे है राज कुंद्रा असल ज़िंदगी में, कैसा नेचर है, क्योंकि वो ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन तो करते नहीं है, जो हुआ वो उसी टाइम हुआ, कंट्रोवर्सी के टाइम। तो क्या नेचर है, किस तरह का स्वभाव है उनका, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही? ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। हेल्पफुल तो बिल्कुल नहीं है, मैं ये कहूँगी। हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है, बट हाँ ही इज़ क्लियर whatever he does, और that's it, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। So helpful नहीं तो वंडरफुल पर्सन कैसे हुए? वंडरफुल मैं इसलिए कहूँगी, अच्छा आई शुडंट मतलब से दिस, बट फिर भी जो एलिगेशंस उन पे लगे हैं वो नहीं है। हाँ। मतलब मेरा जो नॉलेज है वो कभी किसी लड़की को वीडियो कॉल करके नहीं बोलेंगे कि तुम स्ट्रिपिंग करो, हाँ। ठीक है। सेकंड, वो जो लड़कियां, जैसे पूनम ने कहा था कि राज कुंद्रा उसको शूट किया करते थे, अब राज कुंद्रा डीओपी तो नहीं है ना, तो लाइट मैन है कि लाइट नीचे लगा के बैठा है, या डीओपी है ना। तो जो एलिगेशंस लगी वो नहीं है वो, और हेल्पफुल नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरी कभी कोई हेल्प नहीं की। बाकी मैं गलत इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कभी कुछ गलत भी नहीं किया। देखो, हेल्प करना ना करना शर्तें रख के नहीं होता। वो आपकी एक्सपेक्टेशन शायद थी उनसे? वो नहीं थी मेरी, नहीं थी। वही मैं इससे कह रही हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब मेरी उनसे उम्मीद ही नहीं थी, उन्होंने की नहीं, इसलिए मैं उन्हें बुरा नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने मेरा बुरा नहीं किया। ट्रू। हाँ। और कोई ऐसे एक्टर जिनके साथ में काम किया हो? मेरे एक बहुत अच्छे एक्टर थे, जगपति बाबू। हाँ। अभी उन्होंने रिसेंटली सलमान खान की फिल्म की है, किसी का भाई किसी की जान। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे। मतलब मुझे याद है वो मेरा डेब्यू फिल्म था तेलुगु में, वो मुझे हमेशा एक बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। अच्छा, जो मेरा जो मेजर एक्सपीरियंस है वो साउथ के साइड ज़्यादा है। अच्छा। तो एक एस.जे. सूर्या करके एक एक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। बस। ओके, कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनके साथ आपने काम किया हो और कोई ऐसा एक्सपीरियंस? सारी ही अच्छी हैं। अच्छा, यू डोंट वांट टू गेट इनटू अनदर कंट्रोवर्सी नाउ। सारी अच्छी हैं। मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। डू यू वांट टू टॉक अबाउट राखी सावंत? मुझे पता क्या है, राखी सावंत से ना कोई वो नहीं है, मतलब बट मुझे राखी सावंत की एक बात बुरी लगी। मतलब मैं राखी सावंत के कभी खिलाफ नहीं थी, मैं कभी नहीं हूँ। हाँ। मैं हूँ भी नहीं, पर मुझे ना एक बात ऐसी लगती है कि कोई भी आदमी दुनिया का, जब तक वो आपका पति नहीं बना था ना, आप लड़ लो, झगड़ लो, बट जब आप लोगों ने शादी कर ली ना, तो वो मैं और तू नहीं रह जाता है, वो हम हो जाता है ना। हाँ। सो जो भी क्लैशेस थे, जो भी इश्यूज थे, आपको ना बंद दरवाजे के अंदर सॉल्व करना चाहिए था। क्योंकि देखो, आपके पूरी दुनिया को पता है राखी सावंत कैसी है, ठीक है, हाउ लाउड शी इज़, है ना, हाउ ब्लड शी इज़, हाउएवर, बट उस बंदे ने आपका हाथ थामा, आपके साथ शादी की, आपको अपनी बीवी बनाया, आपको वो भी भाग सकता था ना, जैसे पहले जो भागे थे अभिषेक वगैरह, वो भी भाग सकता था ना, बेवकूफ़ बना के, उल्लू बना के। आदिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ, इलेश वगैरह सब, ये नहीं भागा ना यार, ये रुका था तुम्हारे साथ, उसने तुमसे शादी की, तुमको वो वैल्यू दी जो एक बीवी को दी जाती है। अगर उसके बाद उसमें कोई कमी थी, कोई इश्यूज थे, घर बैठ के सॉल्व करते। पब्लिक तमाशा नहीं बनाना था, क्योंकि पब्लिक सिर्फ तमाशा देखती है, और पति पति होता है यार, कम हो, बुरा हो, अच्छा हो, बीवी बनाया था ना यार, इज्जत रखनी थी।
Okay, wonderful. So, is there any upcoming project? देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। Okay. मैंने अभी रिसेंटली अपने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है showx.app, और अभी उसमें बैक टू बैक फिल्में रिलीज हो रही हैं। Right. फिल्म अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, ठीक है। फिल्म अगर आपको देखना है तो यू जस्ट हैव टू टाइप ऑन गूगल Okay. www.showx.app। और साथ ही साथ मैंने अपने एक लॉन्जरी ब्रांड लॉन्च किया है। Lovely. So now you have become entrepreneur. Yes. तो मेरे ब्रांड का नाम है गैगी, Geggi. गैगी बिकनीज। Okay. और ये अमेजोन से लेके फ्लिपकार्ट से लेके सारी जगह पे अवेलेबल है। Okay. और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है Nice. एंड सब अच्छा चल रहा है। Okay, I wish you all the best for Thank your you future so much. endeavors. May you rise and shine always. Thank It was you. lovely having you, Gehna, on our show Autobiography on Bollywood Tikana. I wish you all the best. थैंक यू। That is a wrap on this show, and next time we are gonna see you with other star or a celebrity. और आप हमें बताएं comment section के जरिए कि ऐसे कौन से celebrity हैं जिनका आप इंटरव्यू देखना पसंद करेंगे. Well, for now, take care all. See you other time. Thank you.